हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते, अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? तो तैयार हैं आप दुनिया के सबसे बड़े वेबिनार में? आगे बढ़ने से पहले 3 बातें बताऊंगा और फिर शुरू करते हैं आज का 100 मिनट 21 स्ट्रैटेजी। पहला चीज, ये वेबिनार मोस्ट लाइव व्यूअर्स इन यूट्यूब लाइव वेबिनार है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का। ये दुनिया का सबसे बड़ा वेबिनार होने जा रहा है। ये एक अटेम्प्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड का विद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दूसरी चीज, ये वेबिनार हमने किया है करियर डिफेंस स्कूल के साथ पार्टनरशिप में। ये डिफेंस स्कूल की ट्रेनिंग कराते हैं, इंडियन आर्मी को बढ़िया मैन पावर तैयार करके देते हैं, ऑफिसर्स तैयार करते हैं, दे आर बिल्डिंग नेशन। सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं, RIMC देहरादून वगैरह। तो करियर डिफेंस स्कूल, आपका भी धन्यवाद इसमें पार्टनरशिप करने के लिए और इस वेबिनार को दुनिया में फैलाने के लिए। और तीसरी चीज, अपना डायरी पेन अपने नोट्स के लिए रेडी रखिएगा, अनइंटरप्टेड इंटरनेट अपना रेडी रखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगा 21 स्ट्रैटेजी। ये मेरा 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। कंफर्टेबल सीटिंग रखिए, मोबाइल चार्जर रखिए अपने पास और कुछ वाटर और कुछ लाइट स्नैक्स जरूर रखिए मंचिंग के लिए, ताकि आप कंटिन्यूस देख सकें और इंटरप्शन ना हो। 3 बातें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरा करियर डिफेंस और तीसरा तैयारी करके बैठिए। तो शुरू करते हैं 21 स्ट्रैटेजी 100 मिनट्स। धन्यवाद। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे बड़े होकर के आप ही की कहानी को बड़े गर्व से सुनाएं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करना है। उनकी जिज्ञासा गहरी होती है, उसे शांत करना है। बच्चों का दुख बड़ा तीव्र होता है, उसे ले लेना है। बच्चों का दिल कोमल होता है, उसे कठोर नहीं बनाना। यह आयरॉनिकल हो जाता है, कई बार माता पिता गलती कर बैठते हैं। बचपन में उनको चलना बोलना खूब सिखाते हैं, चलो बोलो, और जब वो चलने बोलने लगता तो कहते हैं चुप बैठो। आज बात करेंगे पेरेंटिंग की। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com। पेरेंटिंग का स्टाइल, उसकी फैमिली का टाइप और वैल्यूज अब बदल चुके हैं।
पूरी तरह बदल चुके हैं और दुनिया का सबसे अच्छा पेरेंटिंग का वेबिनार, इससे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट इस इंटरनेट यूनिवर्स पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। पहले ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। पहले एक आदमी के 4-5 बच्चे होते थे, अब 1 या 2 होते हैं। पहले सब साथ बैठकर खाना खाते थे, अब अपने कमरों में खाना खाते हैं। आज के वेबिनार में मैं बदलते हुए समाज में वो 21 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो सारी गेम चेंज कर देंगी। पेरेंटिंग पे इससे अच्छा वेबिनार इतिहास में ना कभी कभी हुआ था और आसानी से भविष्य में नहीं होगा। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये आपका मेरे लिए प्यार है। आपका प्यार वर्सेस अहंकार। पहली स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। कनेक्शन, करेक्शन, कनेक्शन, इसका तराजू क्या होता है? कनेक्शन होना चाहिए पहले, बाद में करेक्शन होना चाहिए। हर चाइल्ड के पास एक कप होता है, उस कप को बोलते हैं उसका इमोशनल कप। और हर एक का इमोशनल कप किसी बच्चे का खाली होता है, किसी बच्चे का भरा होता है। क्या होता है इमोशनल कप? समझ में नहीं आ रहा? इमोशनल कप के अंदर ना कुछ चीजें भरी होती हैं, जैसे प्रेम, अफेक्शन, सिक्योरिटी, अटेंशन। एक अगर जो बढ़िया कप होता है बच्चे का, जो बच्चा बड़ा स्टेबल, सैटिस्फाइड, मोटिवेटेड रहता है, ये वो बच्चा होता है जिसको फ्रेंडशिप, क्वालिटी टाइम, लव, अफेक्शन, उसको प्रेज, अप्रिसिएशन, उसको ये वाला जो कप है, ये बहुत बढ़िया कप होता है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव टच से कप को अच्छा करते हैं, पर कभी कभार कुछ चीजों से कप खाली हो जाता है। और खाली किसका कप होता है? किस बच्चे का? आपने कुछ बच्चे देखे होंगे लोनली, फेलियर की भावना, उनको कंपेयर और क्रिटिसाइज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, गाली बका जाता है। ये तराजू है दोनों। खाली कप, भरा कप, देखो वजन किस तरफ ज्यादा है। कप खाली तो नहीं आपके बच्चे का, अगर आपके बच्चे का कप खाली हुआ ना, और अगर वो लोनली फील किया, और अगर वो फेलियर फील किया, एब्यूज्ड फील किया, तो वो क्या करेगा? अपना कप जबरदस्ती इधर उधर से जाके भरेगा। और कैसे भरेगा? दूसरों के क्रेडिट को लेने की कोशिश करेगा, मैंने किया था ये। जो सफल है उससे जेलस हो जाएगा, जो जिसको सफलता मिल रही है उससे मिसबिहेव करेगा, टेंशन लेने के लिए मैनिपुलेट करेगा, झूठ बोलेगा। ऐसे समझो, आपने आइसबर्ग देखा ना, आइसबर्ग, असलियत आइसबर्ग से समझो आप। आइसबर्ग में बर्फ के नीचे, पानी में, समुद्र के नीचे बर्फ और ऊपर बर्फ। जो नीचे है वो होती है 80%, 82%, ऊपर होती है 18%, थोड़ी सी बर्फ। जो बच्चे का व्यवहार है वो ऊपर दिखता है आपको, लेकिन उसके अंदर मन में जो नहीं दिख रहा वो बहुत कुछ है। आइसबर्ग समुद्र में ऐसे ही होता है, जो नहीं दिख रहा होता पता नहीं चलता बड़ा कितना है। ऐसे ही बच्चे की जिंदगी में अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आपको पता नहीं चलता। बच्चा बोल नहीं पाता, कहता नहीं है, आपको अपना नहीं मानता है, वो आपका अपना होते हुए भी आपको अपना नहीं मानता है। जो अंदर की फीलिंग और बाहर का बिहेवियर दिखता है, फीलिंग दिखती नहीं। उसका सैडनेस, उसकी अनवांटेड होने की फीलिंग, उसका अनइन्वॉल्व, होपलेस होना, नर्वस होना, अनइन्वॉल्व होना, एम्बैरेस्ड होना, अनश्योर होना, डिस्ट्रेस रहना, ये सारी फीलिंग है। बिहेवियर क्या होते हैं? गुस्सा, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, भाग रहा है इधर उधर, सुन नहीं रहा, टॉलरेट नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं है, छुपता है, रोता है, झूठ बोलता है, ये बिहेवियर है। आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भावना है? वो अटैक्ड फील कर रहा है, अलोन फील कर रहा है। तो बच्चे की अंदर की भावनाओं को ठीक करना है, बाहर का व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले कनेक्ट करना है, फिर थोड़ा करेक्ट करना है, बाद में फिर कनेक्ट करना है। वो ये दुनिया जो है ना, आपके बच्चों के इमोशनल कप में छेद कर करके खाली करेगी। और ऐसा कर दो बच्चे को कि उसका इमोशनल कप कोई खाली ना कर पाए, उसको इतना प्रेम चाहिए होता है। यहां से हम शुरुआत करेंगे और पूरा वेबिनार आपको समझाऊंगा कि इमोशनल कप भरा कैसे जाता है। एक बात बताता हूं, इंटरनेट पर ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा न्यू एज पेरेंटिंग का ज्ञान, इसलिए ध्यान से अटेंड करना। इसलिए पूरा का पूरा प्रोग्राम। दूसरी स्ट्रैटेजी वो क्या है? अनलाइक टीचर्स, पेरेंट्स आर इररिप्लेसेबल। क्या मतलब हुआ इसका? कि टीचर जो है ना उसको बदला जा सकता है, पेरेंट्स को नहीं बदला जा सकता। टीचर नया लाया जा सकता है, पेरेंट नहीं लाए जा सकते। मम्मी पापा नए ढूंढ के ले आए, हो सकता है पापा कभी बोल दे कि नहीं मम्मी ले आओ, है, लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है, केवल मजाक में संभव है। आप पेरेंट है, पेरेंट बने रहो, टीचर बनने की कोशिश मत करो। टीचर पहले ही बहुत है बाजार में, आपको पेरेंट बनना। डोंट ट्राई टू बिकम टीचर एट होम। टीचर को हायर करोगे, रिप्लेस करोगे, लेकिन आपको हायर और रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जब आप घर पहुंचते हो तो क्या चाहते हो? आपकी पत्नी आपसे प्रेम से बात करे या टीचर की तरह बात करे? जब आप काम के बाद घर आते हो तो आपकी पत्नी कैसे व्यवहार करे आपके साथ में? मैनेजर बन के व्यवहार करे या पत्नी की तरह व्यवहार करे? मैनेजर तो बहुत है, मैनेजर रिप्लेस हो सकते हैं, पत्नी रिप्लेस नहीं हो सकती। इसी प्रकार से टीचर रिप्लेस हो सकते हैं, पेरेंट्स रिप्लेस नहीं हो सकते। हमेशा चाइल्ड को क्या चाहिए? उसको चाहिए जब वो घर जाए तो उसको लविंग और केयरिंग पेरेंट मिले, एक और नया टीचर ना मिल जाए। क्योंकि पेरेंट जो है पहला मेंटर है, टीचर दूसरा मेंटर है। पेरेंट एक केयर गिवर है, फ्रेंडली, अप्रोचेबल होना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा तो बच्चा अच्छा रहेगा। गलत फहमी है आपकी। जो माँ बाप हार्श रहे हैं अपने बच्चों के साथ ना, उनके बच्चे रिबेलियस ज्यादा बने हैं। स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन जो पेरेंट होते हैं
चांसेस है कि उनके बच्चे को डिप्रेशन, अग्रेशन, मेंटल हेल्थ और बिहेवियर और डिसऑर्डर और स्ट्रेस, हमेशा लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है। इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 2020 में इसी पैंडेमिक के दौरान हमारे देश के अंदर 11,396 बच्चों ने सुसाइड किया है, यानी कि 31 बच्चे हर रोज सुसाइड कर रहे थे हमारे देश के अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ? हर घंटे में एक से ज्यादा बच्चा सुसाइड कर रहा था हमारे देश के अंदर। और सबसे बड़ा कारण था पेरेंटल प्रेशर, वो लीडिंग कॉज था। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन एक बार मन से हार गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता। तो आपका बच्चा मन से जीते। आपने वो सुमित की कहानी सुनी, सारे अखबारों में छपी थी सुमित की कहानी। इसके माँ बाप दोनों मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और चाहते थे कि हमारा बेटा एम्स से प्रोफेसर बने, एम्स का डॉक्टर बने, एम्स का डॉक्टर बने, एम्स का डॉक्टर बने। क्या हुआ सुमित के साथ? हाँ, उनके पेरेंट्स का हेल्पफुल एनकरेजमेंट वर्सेस हार्मफुल प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। वो हेल्पफुल एनकरेजमेंट नहीं, वो हार्मफुल प्रेशर हो गया सुमित के ऊपर। सुमित डिरेल कर गया, हर रोज सुबह उठता था, प्रेशर के साथ उठता था। हाँ, और वो उसके पोटेंशियल को खत्म कर बैठा, डिप्रेशन में चला गया। और क्या हुआ? वो हार गया, इसके आगे सुसाइड कर गया। WHO कह रहा है हर 4 में से एक बच्चा 13, 14, 15 साल की उम्र का डिप्रेस्ड है हमारे देश में। तो ये एकेडमिक पोटेंशियल प्रेशर जो है ना, ये हर घंटे बच्चे को सुसाइड करने पे मजबूर करता है। हाँ, तो बच्चे को लव एंड सपोर्ट चाहिए। आप तो टीचर मत बनो, आप उसको ये मत करो कि मैं सपोर्ट देता हूं, सपोर्ट दो। बोलो मत, सुनाओ मत, सपोर्ट दो। डोंट से सपोर्ट, गिव सपोर्ट। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे जो है ना ऐसे पेरेंट्स को रिजेक्ट करते हैं जो अनएम्पैथेटिक होते हैं। अनएम्पैथेटिक मतलब जो बच्चे की तरफ से कभी सोचते ही नहीं। उसमें क्या होता है? अनएम्पैथेटिक पेरेंट जो बच्चे को अपने लिए बोलने नहीं देते, जो बच्चे की नीड और वांट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जो बच्चे को अच्छी चीज पर रिवॉर्ड नहीं करते और खराब चीज पर पनिशमेंट तुरंत दे देते हैं। बच्चे को आप मॉनिटर करना है, उसको निवाला सोने का दो और नजर चील की रखो। क्या बोलता हूं मैं, बढ़िया। निवाला सोने का दो और नजर चील की रखो, यानी कि सारा प्रेम दो पर ध्यान से चील की तरह देखते भी रहो उस पर। हाँ, नहीं तो बच्चे आज ऐसा हो जाता है कि वो खुद को भी मार सकता है और आपको भी मार सकता है। ग्रेटर नोएडा की वो कहानी सोसाइटी में आपको पता है, जो बच्चे को बाद में इंदौर से ढूंढ के पकड़ा गया था। क्या हुआ था ग्रेटर नोएडा की वो सोसाइटी में? वो उसकी माँ सारा दिन उसको किच 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 करती रहती थी और माँ और बहन दोनों का मर्डर करके रात भाग गया था वो। बच्चे बड़ों की बात सुनने में हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्हें कॉपी करने में अच्छे होते हैं। आप गुस्सा दिखाएंगे तो वो भी गुस्सा आएगा, अगर आप फोर्स यूज करेंगे तो वो फोर्स यूज करना सीखेगा, आप चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाना सीखेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चों के साथ हमेशा सारी बात उनकी मानते रहो? नहीं, ये नहीं कह रहा। इसके बाद जो है वो अगले पॉइंट में बताता हूं, पर सुन लो मेरी बात। भूख प्यास सब मिट जाती है जब होती है बच्चों के हित की बात। बस वही करूंगा आज आपके साथ। इस वीडियो को पूरा देखना। 21 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मैं तीसरी पे आ चुका हूं। मैं अपने बच्चों को वही दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। सुना अपनी बात? मैं अपने बच्चों को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला आज तक। बोलते हैं लोग, नहीं बोलते? हर माँ बाप को मैंने देखा है, हर माँ बाप ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को सारे सुख दूंगा जो मुझे नहीं मिले। ना ना ना, गलत है ये। इससे बच्चों का हैंडीकैप बना दोगे, उनकी लाइफ आसान करके। मैं नहीं कह रहा कि उनकी लाइफ आसान करो, उनको कंट्रोल्ड स्ट्रगल दो। हाँ, छोटे छोटे स्ट्रगल दो उनको। उसकी हर डिमांड को ऐसे ही पूरा मत करो, कंट्रोल स्ट्रगल में लेके जाओ उसको। जो मांगे वो तुरंत नहीं देते हैं। अगर जो मांगे तुरंत हर बार दे दिया तो फिर तो बॉसी हो जाएगा, इंटॉलरेंट हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। इसलिए आप बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके बाद आप उन्हें फैसिलिटी दे। हाँ, डिजर्व बिफोर डिजायर, वो डिजर्व करे पहले, फिर उसकी डिजायर को पूरा करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फैसिलिटी। उसको कैसे इंस्पायर करे कि वो छोटे छोटे स्ट्रगल देखे, रिजेक्शंस को फेस करे, आगे बढ़े, तब आप उसको बेनिफिट दें। अपॉर्चुनिटी दें उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इन स्ट्रगल्स को। ये स्ट्रगल्स जो है ना वो नेसेसरी है उसकी एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हैंडल कर पाएगा। क्या दे विल बिकम, अदरवाइज पता क्या, उनकी अनरीजनेबल स्पेंडिंग हैबिट्स हो जाएंगी और वो मनी मैनेजमेंट भी नहीं सीख पाएंगे अगर सारे बेनिफिट उनको मिलते रहे, क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंस है आपके फ्री फ्लोइंग बेनिफिट को लेकर के। स्ट्रगल नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं करेगा। WHO कहता है कि पेरेंट्स जिनको नहीं मालूम है, जो बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं सिखा पाते हैं, दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस। इसलिए कह रहा हूं बच्चों पे ना एक एहसान करो कि उनको, उनके ऊपर मुफ्त के एहसान मत करो। सलमान खान नहीं, मैं बोल रहा हूं यार, बच्चों पे एक एहसान करें कि उन पे मुफ्त के एहसान ना करें। हाँ, आपके बच्चे आपको जिंदगी भर के धन्यवाद करेंगे कि आपने उनको बिगाड़ा नहीं, बर्बाद नहीं किया। तो करा कैसे जाइए? बच्चों को डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ करिए कि उसको अर्न कर सकें। उनको एज अप्रोप्रिएट, उनकी उम्र के हिसाब की कुछ एक्टिविटी दे दें। हाँ, अगर आपको बच्चा कहता है मुझे वीडियो गेम खेलना है, उसके लिए 1,000 रुपए जमा करा दो, तो उसको बोलो ये वीडियो गेम किस कंपनी ने बनाई है, कैसे इतना कमा रही है, इसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में समझो। वीडियो गेम खेलने के इंटरनेट के मुझे 10 नुकसान बताओ।
हाँ, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी दो, वो एक्टिविटी कंप्लीट करेगा, वो रिसर्च करके आएगा। मैंने किया था, हाँ, ये हमारे एक कॉलीग के बेटे के साथ किया। बोलते हमेशा वीडियो गेम खेलने में लगा रहता है, क्या किया जाए? तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, उस बच्चे को बोला मैंने, आप मुझे पहले ये रिसर्च करके बताओ कि वीडियो गेम खेलने के 10 नुकसान क्या है। वो गया, इंटरनेट से पहला राउंड कॉपी मारा। मैं कहा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और डिटेल में जाओ। फिर उसने 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया। 10 साल के बच्चे ने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया कि वीडियो गेम खेलने के 10 नुकसान क्या हैं। और उसके बाद वो क्या बोला, अब ज़्यादा खेलूंगा नहीं। और बेचारे के बच्चे का खेलना भी कम हो गया अपने आप। उसे गोवा जाना है तो उसे पूछो गोवा में इंटरनेट पर रिसर्च करके बताओ गोवा में ढूंढने के लिए, घूमने के लिए क्या क्या है। अमृतसर जाना है, प्लेसेस ऑफ विजिट ढूंढ के बताओ। उसे कुछ भी चाहिए, उसे अर्न करने दो। अगर उसे नया खिलौना चाहिए तो उसे बोलो एक हफ्ता जब तुम सारे कमरों को साफ करोगे तो तुम्हें नया खिलौना मिल जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, आप उसको स्ट्रगल दे रहे हो उसको अचीव करने के लिए। वो कहता है मुझे बाहर खाना है, तो पहले 6 दिन घर पे जो लौकी बनी है वो अच्छे से आपको खानी है, तब आपको बाहर खाने को अलाउ करेंगे हम। ये इससे क्या होगा, वो अर्न करेगा उसको, और वो इंस्पायर्ड रहेगा, वो नई नई चीजें सीखेगा भी इसके साथ में। और ऐसा नहीं लगेगा फ्री में मिल रहा है सब कुछ। बस यही है, हमें ये बहुत जरूरी है सीखना कि बच्चों को हम ऐसे इंटेलिजेंट स्ट्रगल्स दें। हाँ, मैंने भी जब हमारी कंपनी को बिल्ड किया ना, तो हमने बड़ा बिजनेस जूनियर, आजकल आप सब जानते हैं सबके सब बड़ा बिजनेस जूनियर की बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर में हमने एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी पूरा एक नया करिकुलम बना दिया है। इसमें हमने 22 स्टेट बोर्ड कवर किए, 2 नेशनल बोर्ड कवर किए हैं, 2 इंटरनेशनल बोर्ड, 26 बोर्ड कवर किए हैं। अब छोटा बच्चा, उसको राइम्स, इंग्लिश, ईवीएस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, रीमा बोलते हैं इसको, उसकी लर्निंग मेथोडोलॉजी में एलकेजी से लेकर के हमने 10,000 गेम्स डाल दी टॉडलर्स के लिए, फ्लैश कार्ड डाले, ताकि बच्चा अगर सीखे तो सीखने में उसको मजा भी आए। उसको राइम्स भी 26 सेकंड के लूप में चलाते हैं हम लोग, कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं हमारी ऐप के अंदर। हमने बहुत सस्ता कोर्स लॉन्च किया, बड़ा बिजनेस जूनियर, बहुत अफोर्डेबल कर दिया है। इंग्लिश के फोनेटिक्स, उसको वोकैब स्किल, थेरेपी, सब कुछ सीखना, हैंड राइटिंग, उसको प्रिंट आउट निकाल करके हैंड राइटिंग सीख सकता है हमारे साथ में, पैटर्न हैंड राइटिंग, स्मॉल कैपिटल कैसे सीखेगा। अगर आपके बच्चे को भी कुछ करना है ना ऐसा कि पापा मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, उसको बोलो बड़ा बिजनेस ऐप पे जाओ, स्पेशल बी सेक्शन में हाउ टू स्पेल सीखो, वहां जाके जनरल नॉलेज सेक्शन में जाओ, जनरल नॉलेज बढ़ाओ, वहां पे म्यूजियम, मॉरल स्टोरी, हिस्ट्री, पजल गेम, कंसेप्चुअल, उसको बोलो ऐप पे जाओ, इतनी एक्टिविटी करके दिखाओ, फिर आपको मैं ये दूंगा। उसको बोलो सेक्शन 2 इंप्रूव जीके में जाओ, जनरल नॉलेज इंप्रूव करो, तब मैं करके दूंगा। ये स्ट्रगल के बाद जब आप उसको बेनिफिट देते हो, उसके बाद जो बेनिफिट है वो अर्नड बेनिफिट है, फिर वो आपसे बिना बात के हर चीज नहीं मांगेगा। बच्चों की हर समस्या का ना, ये जो प्रोग्राम दे रहा हूं, ये बनेगा सूत्रधार। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? मक्खी मम्मी वर्सेस मधुमक्खी मम्मी है जी। ये 2 तरह की मम्मी होती है, मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी। ये कौन सी होती है जी? मक्खी मम्मी ये वो है जो, मक्खी क्या करती है, हाँ, पूरे के पूरे बगीचे में मल मूत्र को ढूंढ के उस पर बैठ जाती है। मधुमक्खी पूरे बगीचे में फल और फूल ढूंढ करके उस पर जाके बैठ जाती है। कई मम्मियाँ ऐसी होती हैं जो हर समय बच्चों की कमियों को ढूंढ के उस पर बैठी रहती हैं, और कई मम्मियाँ होती हैं जो बच्चों की अच्छाइयों को, ताकत को ढूंढ के उसकी बात करती हैं। आज भी एक सर्वे बताता है कि 90% मम्मियां मधुमक्खी मम्मी की तरह हैं। मैंने आपको आसान भाषा में करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। मुद्दा आप समझिए, आप हमेशा हर समय बच्चों की नेगेटिव को ढूंढ के, इसकी तो हैंडराइटिंग खराब है जी, एक जगह टिक के नहीं बैठता, बोलता ही नहीं है, तो अब बहुत शरारती है, टीचर हमेशा इसकी शिकायत करते हैं। शर्मा जी के बेटे को देखो, वर्मा जी के बेटे को देखो, उससे सीखो, इससे सीखो, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पूरा दिन खिलवा लो, पूरा दिन खिलवा लो। 10% पेरेंट्स हैं केवल जो मधुमक्खी मम्मी है, जो बच्चे की ताकत को ढूंढते हैं, एनकरेज करते हैं और उसको और काम पे लगाते हैं, और बढ़िया से लगता है, उसकी यूनिक स्ट्रेंथ को ढूंढते हैं। हर बच्चा यूनिक है, उसके पास अपनी एक ताकत है, उसको कंपेयर मत करो, उसे क्रिटिसाइज मत करो। ज्यादा क्रिटिकल पेरेंट है ना, बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो ये इंपीड करता है बच्चे के लिए। उसको रिवॉर्ड दोगे, उस पर असर खत्म हो जाएगा, पनिशमेंट दोगे, असर खत्म हो जाएगा। और ऐसा बच्चा, उसको बड़ी खुशी छोटी दिखाई देने लगती है और छोटा सा दुख बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। दोबारा बोलूंगा, मैं क्या बोलता हूं, क्या बढ़िया बोल देता हूं मैं। हाँ, उसको बड़ी खुशी छोटी दिखती है और छोटा दुख बहुत बड़ा दिखने लग जाता है, और बच्चा आपके साथ आपका अपना रहता नहीं है। ऐसा बच्चा, उसको 1 घंटा बैठ के पढ़ने के लिए अगर बोलो, आधा घंटा पढ़ता है तो तारीफ करोगे, आधा घंटा पढ़ा, वेरी गुड यार, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, अप्रिशिएट करो। मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। अगर वो खूब तैयारी करता है और पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसको तैयारी की शाबाशी दो। फेल होने के लिए गाली मत दो, तैयारी की शाबाशी दो। हाँ, ओवर एम्फसाइज करोगे हर समय मिस्टेक पे ना, तो परमानेंट नेगेटिव बिलीफ में उसके एंटर कर जाएगा, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, वो पहला चश्मा होते हैं बच्चे का।
पहली बार अगर दुनिया को देखता है ना बच्चा, तो पेरेंट्स के चश्मों से देख करके देखता है। इसलिए ये जो मक्खी मम्मी जो है ना, वो हमेशा या तो बच्चे को मारेगी, बिना बात के मारेगी, इग्नोर करेगी उसके प्रश्नों को, उसके इंक्विजिटिवनेस को, वो ध्यान से सुनना नहीं बच्चे की बात को। जो बच्चा नहीं कह रहा है तो उसको तो बिल्कुल नहीं समझना, जब जो कह रहा है उसको नहीं समझ रहे तो नहीं कह रहा उसको कौन समझ लेता है। और कभी कभार तो बच्चा अच्छा करता है तो माँ बोलती देखा मैंने करा है, मैंने करा है। उसके क्रेडिट को क्यों ले रहे हो? बच्चे से क्या कंपेरिजन? हाँ, बच्चे देखा मेरे कारण के, मैं मेरी जैसी मां ना होती ना कहीं का नहीं। क्यों क्यों बच्चे के साथ कंपैरिजन? शर्म आनी चाहिए। कठोर बोल रहा हूं आज आपको, लेकिन ये वीडियो आपकी गेम चेंज कर देगा। हाँ, बच्चे को दूसरों के सामने डिसिप्लिन नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हर समय एडवाइस करते हैं, एनकरेजमेंट देते नहीं। उसने कुछ अच्छा किया, उससे प्राउड फील नहीं किया, वो कोई मेडल लेके आया स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स कौन देखता है जी। हाँ, उसकी अचीवमेंट पे कोई अच्छा रिएक्शन नहीं, और जब वो कोई गलती करे तुरंत पकड़ लो उसको। इसको बोलते हैं बैड पेरेंटिंग। और ये केवल एक एक्ट नहीं है, ये आपकी आदत है बैड पेरेंटिंग। पुअर पेरेंटिंग जो है ना, इंटेंशनल नहीं होती। मैं जानता हूं आपकी इच्छा थी बच्चा आगे बढ़े, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल है। कॉन्सिक्वेंस तो उसके आएंगे। आप गलती से गलत पेरेंटिंग करो, जानबूझ के गलत पेरेंटिंग करो, नुकसान तो होगा ही होगा। आप बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड। इसीलिए जब आप टीनेजर्स को जब हैंडल करते हो ना, आपने सुना होगा बच्चे वो कैसे हैं, जानते हैं आप वो क्या बोलते हैं आपके पीछे से? आपको पता नहीं है, वो आपके पीछे से बोलते हैं मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है। वो इसके पेरेंट्स ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चे को। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है आज तक। काश मैं किसी और के घर पैदा हुआ होता। आपसे ज़्यादा नैरो माइंडेड पेरेंट्स नहीं हो सकते किसी के, वो ऐसा भी बोल देते हैं। इसलिए मधुमक्खी मम्मी बनने के लिए पेरेंट्स जो है सीईओ होते हैं, चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर। करेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है। कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। 3 बार और बोलूंगा, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। सही काम करे पकड़ो उसको, जैसे वो अच्छा काम करे उसको पकड़ो, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। उसने कुछ अच्छा किया वहां तारीफ करो, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं, रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई। उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करो कि उसकी ताकत क्या है। उसको इंस्पायर करो कि अपनी हॉबीज को परस्यू करे। इन्वॉल्विंग पेरेंट बनो, इन्फॉर्मिंग पेरेंट मत बनो हर समय। उसके सही थॉट प्रोसेस को प्रेज करो, प्रेज करो। पब्लिक में उसकी तारीफ होती है, अकेले में उसको गाली दी जाती है, डांटा थोड़ा बहुत जाता है तो रिप्रिमांड। और कभी डांटा जाए बिना कारण के, वो कभी मत कर देना भैया। हाँ, याद रखो, एक्शंस दैट आर अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराएगा बार बार। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे आगे चल के अपने खुद के बच्चों को आपकी कहानी सुनाएं, बड़े गर्व से सुनाएं। याद रखना, ये कंटेंट है खाली सोना, अगर छूट गया तो पड़ेगा आपको रोना। चलते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी पे, पर्सनल पोजेशन वर्सेस शेयर्ड पोजेशन। ये क्या है 5वां पॉइंट, पर्सनल पोजेशन वर्सेस शेयर्ड पोजेशन। इसको ऐसे समझते हैं कि जो पुराना ट्रेंड होता था ना, वहां पे कपड़े शेयर करना, खिलौने शेयर करना, किताबें शेयर करना। ये किताब कोई मांग के ले जाता था, घर से आकर के पढ़ते थे, चॉकलेट भी आती थी, सब मिलके खाते थे। लेकिन नया ट्रेंड क्या है आजकल के शहरों के माँ बाप? क्या है, ये सोनू का है, ये मोनू का है, तू अपने पास रख, तू अपने पास रख। हाँ, सबका अलग अलग ला देते हैं। तू अपना खा, तू अपना खा, दोनों अपने अपने खिलौने से खेलो। ये तेरी टी शर्ट, या तेरी टी शर्ट। यहां गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अब उसको आदत पड़ने लग जाता है। क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं शहरों के, उनको लगता है चिक चिक से बचो, आपस में लड़ेंगे, इससे अच्छा दोनों का एक एक ला दो, ने तेरा ये तेरा, अब कोई बहस नहीं चाहिए हमारे को। चिक चिक, उनको चिक चिक नहीं चाहिए। इस चक्कर में, अपने कंफर्ट के चक्कर में, वो बच्चे को एक दूसरे के साथ शेयर करना सिखाना भूल गए हैं। और फिर पर्सनल पोजेशन, ये मेरा, ये सेल्फिशनेस, ये मेरा, सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, और बच्चों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वो सीखें, शेयर करें। उससे उनके अंदर कोऑपरेट करने की, नेगोशिएट करने की भावना आएगी। अगर वो शेयर करेगा तो कोलैबोरेशन सीखेगा, नहीं करेगा तो आइसोलेशन में चला जाएगा। कोऑपरेशन की जगह कॉन्फ्लिक्ट करेगा, उसके अंदर दूसरों की जगह फीलिंग की जगह इनडिफरेंट हो जाएगा। वो दूसरों के लिए सेंसिटिव होने की जगह इनसेंसिटिव हो जाएगा। वो किसी को समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं, इग्नोर करेगा सामने वाले के इमोशंस को। वार्मथ होता है ना, वार्मथ, प्यार, अपनापन, वो होने की जगह कोल्ड हो जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। केयरिंग की जगह अनकेयरिंग, डिसलाइकिंग, कम्युनिकेट नहीं करेगा, डिस्टेंस रखेगा। लव की जगह यही सब चीजें। फुलफिलमेंट की फीलिंग और हॉलो की फीलिंग का डिफरेंस समझना है। शेयरिंग ऑफ द टॉय जो होता है, वो अपने आप नेचुरली तो बच्चे में आएगा नहीं। नेचुरली बच्चा शेयर नहीं करता, उसको सिखाना पड़ता है धीरे धीरे। शेयरिंग का एक इतिहास है। हाँ, इतिहास, कबीले में लोग हुआ करते थे ना जंगल में, वो भी जब कोई शिकार करते थे तो बाजू के कबीले वाले के साथ भी शेयर करते थे। आओ भैया, हमने इतना खाने भोजन का अरेंजमेंट किया, आप भी ले लो। अच्छा ये बताओ जंगल में कहाँ पे शिकार करें, कैसे करें, तुम्हारा क्या आइडिया, अपना आइडिया शेयर करो। एक दूसरे से चीजें शेयर करते थे, आइडिया शेयर करते थे। फिर बार्टर चालू हुआ, और बार्टर के बाद फिर बिजनेस चालू हुआ। हाँ, ये एक्सट्रीमली एडवांटेजियस है, ये इससे उसका मॉरल डेवलपमेंट भी होगा बच्चे का।
उसको एनकरेज करो शेयर करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग में ना उसको कॉम्प्रोमाइज सीखेगा, वो फेयरनेस सीखेगा। हाँ, वो ये सीखेगा कि मैं अगर इसको दूंगा तो मुझे कुछ मिल भी सकता है। इसलिए आप बच्चों के साथ ऐसी गेम खेलो, टर्न बाय टर्न वाली गेम खेलो। तुम मुझे ग्रीन ब्लॉक्स दो, मैं तुम्हें रेड ब्लॉक दूंगा। अब ये तुम्हारी टर्न है, अब ये मेरी टर्न है। वो शेयर उनसे बात करो कि जब तुमने अपने खिलौने उसको दिए थे खेलने के लिए, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, पापा को अच्छा लगा मैंने दिए खिलौने से खेलने के लिए। हाँ, देखो वो जो लड़की आई थी उसने तुम्हारी बहन को अपनी डॉल दी, कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे को दिया, कितनी प्यारी। ये जब आप ऐसे उसको एग्जाम्पल्स दोगे ना, बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन करोगे, उनको प्रेज और अटेंशन दोगे इस बात पे, जब वो अच्छा करेंगे। आई लाइक द वे यू लेट आर्यन प्ले विथ योर ट्रेन। आपने आर्यन को अपनी ट्रेन के साथ खेलने दिया, अच्छा लगा मुझे देख करके, क्या बात है। हाँ, और जब आप और अगर कोई ले भी जाता है खिलौना आपके बेटे से, तो उसे बोलो टेम्पररी है, आ जाएगा वापस, परमानेंट जिंदगी भर के लिए नहीं चला गया है। ऐसे सिखाओ उसको धीरे धीरे। नहीं सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, सिखाओगे तो सीखेगा। पर आपका क्या है, शॉर्टकट, ये तेरा ले ले, अलग अलग कर ले। हाँ, ये गलत सिस्टम चालू कर दिया है। अगर आपका बच्चा शेयर नहीं भी करना चाहता है तो घबराइए मत। ऐसे शुरू करिए, जो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता वो शेयर कराना शुरू कर दीजिए। जो वो बिल्कुल यूज नहीं कर, बेबी स्टेप लो ना। वो कहता है मेरा जन्मदिन है, नया गिफ्ट चाहिए मेरे को, तो उसको बोलो जो पुराने गिफ्ट हैं, जब वो गरीब बच्चों को बांट दोगे, जिनसे आप नहीं खेलते, खिलौनों से, कपड़ों से, चप्पल से, किताबों से, जो नहीं पढ़ते, वो जब बांट दोगे तो नया मिल जाएगा। तो उसके मन में फीलिंग आएगा, हाँ, जन्मदिन वाले दिन पापा मुझे ऑर्फन हाउस लेके जाएंगे, अनाथालय, वहां जाके मैं अपने पुराने खिलौने, सारे पुराने कपड़े पहले बांटूंगा, फिर मुझे नहीं मिलेंगे। तो उसको बांटने की फीलिंग कम से कम यहां से शुरू करो, जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहा वो बांटे। क्योंकि किड्स जब ये शेयर करते हैं ना, तो उनके एम्पैथी आती है उनके अंदर, और वो डीपर कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं जिंदगी भर के लिए। हमें इस बात की चिंता हमेशा करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही बनेगा जैसे हम उसकी आज परवरिश कर रहे हैं। हाँ, माँ बाप की नैतिकता की परख इसी बात से होती है कि बच्चे उनके साथ बुढ़ापे में क्या करने वाले हैं। और एक बात सुन लो भैया, आया हूं फिर से लेकर आपके काम की बात, ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना मेरे साथ। ये एक स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलेगी, छठी स्ट्रैटेजी। विद एवरी डीड यू आर सोइंग अ सीड। हर कार्य जो आप कर रहे हो, आप कोई ना कोई बीज बो रहे हो। ये प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल निकल नहीं सकता है। आप नीम का बीज डालोगे, आम का पेड़ निकल आएगा, ये हो नहीं सकता है। जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे। बाइबल भी कहती है, हुएवर सोज इनजस्टिस reaps calamity। हाँ, तबाही लेकर के आएगा वो। those who plant injustice will harvest disaster। बाइबल भी बोल रही है। प्रकृति का नियम है, डालो नीम का बीज और आम का इंतजार करते रहो, तुम्हारी सारी पुश्तें मर जाएंगी, आम नहीं आएगा। कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका बेटा झूठ बोल रहा है ना, तो चांसेस है कि आपने उसकी पुरानी गलतियों पे इतना रिएक्ट किया कि वो आज आपको सच नहीं बोलना चाहता है। अगर आपका बेटा आज सीक्रेटिव है, आपसे सीक्रेट रखता है, आपसे बात छुपाता है, तो चांसेस हैं जब उसने सच बोला था तो आपने उस बात को इतना बढ़ चढ़ करके डांटा कि उसको वो आज मन करता है कि वो सीक्रेट रखे। अगर आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम है, तो चांसेस है कि आपने उसको एनकरेज नहीं किया है पहले। अगर आपका बच्चा आज अपने लिए खड़ा नहीं हो पाता है, तो चांसेस है पब्लिक में आपने उसकी बहुत बेइज्जती करी है। अगर आपका बच्चा आज घबराया हुआ, कावर्ड, अंदर से डरा हुआ रहता है, तो चांसेस है कि आपने उसको स्ट्रगल करके जीतने नहीं दिया। अगर आपका बच्चा आज दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो चांसेस है कि आपने उसकी फीलिंग का रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं बोल रहा हूं, प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल नहीं मिलता है। जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपका बच्चा आज जेलस है दूसरों से, तो चांसेस आपने उसे इतना कंपेयर किया उस दूसरों के साथ में कि आज वो दूसरों की सफलता से बहुत जेलस फील करता है। अगर आपके बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपने उसको पेशेंटली सुना नहीं है। अगर आपने सुना नहीं है, तो इसलिए वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है अंदर से। अगर आपका बच्चा डिसीजंस नहीं ले पाता है अपने, इसलिए नहीं लेता है क्योंकि आपने उसको इतने डिसीजन अपने दे दिए खुद के, आपने इतना ओवर गाइड किया उसको आज तक कि वो अपने डिसीजन आज ले नहीं पा रहा है। अगर आपके बच्चे में हर समय एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो चांसेस है कि माँ बाप आपस में खूब लड़े उस बच्चे के सामने। हाँ, अगर आज आपका बच्चा एग्रेसिव है, तो चांसेस है कि आपने उसके ऊपर कई बार हाथ उठाया, तो उसको ही समझ में आया कि हाथ उठाने से बात बन जाती है। प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोने से आम का फल मिल सकता नहीं है। कुछ कर लो भैया, कुछ कर लो। ये प्रकृति का नियम, और प्रकृति की एक प्रकृति है कि उसकी प्रकृति कभी बदलती नहीं है। ये नेचर का नेचर है कि उसका नेचर नहीं बदलता। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज आपका बच्चा रूड है ना, तो चांसेस हैं कि आपने अपने स्पाउस के साथ रूडली बिहेव किया या दुनिया के साथ रूडली बिहेव किया। अगर आपका बच्चा आज दुखी है मन से, चांसेस है कि आपने उसे बहुत इग्नोर किया था। अगर आज आपका बच्चा गिल्ट में जी रहा है, तो आपने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि तेरी गलती, इसलिए उसको लगता है आज हर चीज़ में हाँ ये मेरी गलती है। अगर आपके बच्चे की आज सेल्फ एस्टीम खत्म है, तो आपने उसको नेगेटिव नामों से
गंदे नामों से बुलाया है। यही है प्रकृति का नियम। नीम का बीज बोने से आम का फल मिलता नहीं है, जो बोओगे काटोगे। मैं आता हूं उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका बच्चा बात समझो पहले मेरी, कि आपका बच्चा कैजुअल इसीलिए है क्योंकि आप उसके लिए एक अच्छे रोल मॉडल नहीं है। इसलिए ये बोलने की जगह कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, ये मत बोलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। हाँ, क्योंकि आप जो आप कर रहे हैं वो करेगा। अगर आप खुद आप उसे बोल रहे हैं बेटा फ्रूट्स खाओ, और खुद आप खा रहे हो आलू के चिप्स, हाँ, तो वो भी आलू के चिप्स खाएगा। अगर आप उसे कह रहे हो पढ़ो और आप खुद सारा दिन टीवी देख रहे हो, तो वो भी टीवी देखेगा। लाइकली ज्यादा यही है कि वो वही ऑप्ट करेगा जो आप कर रहे हो। विद एवरी डीड यू आर सोइंग अ सीड। एक बार की बात थी कि एक चोर इतनी सारी चोरियां करने के बाद इतनी बार पकड़ा जा चुका था कि जज ने उसको क्या बोला। जज ने बोला कि अब मैं तुम्हें ताउम्र कैद दे रहा हूं। उम्र कैद समझते हैं ना आप, सारी जिंदगी की कैद दे रहा हूं तुम्हारे को। तो जज ने उसको अलग से सजा सुनाई और बोला फांसी नहीं, लेकिन उम्र कैद तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम इतनी बार चोरी कर चुके हो। तो बच्चे ने बोला मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जेल जाने से पहले। पूछा क्या ख्वाहिश है? बोला अपनी माँ से 1 मिनट मिलना चाहता हूँ। सब हैरान हुए, माँ से देखो कितना प्यार करता है, माँ से 1 मिनट मिलना चाहता है। जब माँ आई और मिली माँ, तो माँ को मिलते ही उसने माँ को जोर से धक्का दिया और खुद रोने लग गया। लोग खड़े हुए हैरान हो गए, माँ को धक्का देके ये खुद रो रहा है। हम सोचे कि शायद माँ से प्यार करता है इसलिए बोला है। और क्या बोला कि मेरी इस दशा की जिम्मेदार मेरी माँ है। पहली बार जब मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था, उसने मुझे शाबाशी दी थी। उस दिन शाबाशी देने की जगह थप्पड़ लगा दिया होता या डांट दिया होता। जब मैं बच्चे से लड़ाई करते वक्त किसी का सर फोड़ के आया, तो उसने मुझे माफी मांगना नहीं सिखाया, उसने मेरा साथ दिया। उससे मैं गुंडागर्दी सीखा। चोरी का सामान घर पे लाने से वो गर्व महसूस करने की जगह मुझे दंड दिया होता, तो आज मुझे उम्र कैद नहीं मिली होती। यही बात है, प्रकृति का नियम है, नीम का बीज बोओगे तो आम का फल निकलता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को ऐसे माँ बाप को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए कि अगर आप उनकी परवरिश ना कर सको, क्योंकि एक खराब किया हुआ परवरिश का, गलत परवरिश से किया हुआ बच्चा न केवल खुद के लिए, न परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसीलिए कह रहा हूं, न्यू एज पेरेंटिंग का मिलेगा पूरा ज्ञान अगर लगाकर सुन लिया ढंग से ध्यान। आज ध्यान लगा लो, नोट्स बना लो। ये मेरा एक पावरफुल इवेंट मैं कर रहा हूं और सारी की स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना। ये कभी नहीं मिलेगी इंटरनेट के यूनिवर्स में। इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी फास्ट स्पीड पे, इतना गैस नहीं देता हूं, रियल कंटेंट दे रहा हूं। 7वीं स्ट्रैटेजी, कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट? कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट का मतलब है ये वो एंटरटेनमेंट है जिससे बच्चे को मजा तो आए लेकिन सीख भी जाए कुछ कुछ साथ में। मजे में कैसे सीखे? बच्चे को मजा करना है, हाँ, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो मजे में कैसे सीख जाए। हाँ, जो भी चीज आप चाहते हो कि बच्चा याद रखे, उसे गेमिफाई कर दो, उसमें गेम कर दो। बहुत सारी गेम्स होती हैं। ऐसी चीजें मत करो जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व ना हो। ऐसे गेम मत खेलना। वो गेम खिलाओ उसको घर में, जैसे नेम प्लेस एनिमल थिंग। ये वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए कितना बढ़िया पुराना गेम है, सालों साल से लोग खेल रहे हैं कि नेम प्लेस प्लेस क्या, अमेरिका ए खत्म हुआ तो अगला ए से चालू होगा, अंटार्कटिका, फिर ए खत्म हुआ तो फिर ए से चालू होगा, अहमदाबाद, अब डी से चालू होगा, दिल्ली, अब आई से चालू होगा, इंदौर। इस चक्कर में उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। या फिर उसको मसालों के नाम हिंदी इंग्लिश में कराओ, हाँ, कि नमक को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं, जीरा को क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, मेथी को फेनुग्रीक बोलते हैं, सौंफ को फनल सीड्स बोलते हैं। अब कई लोगों को नहीं मालूम ये। राई को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड सीड बोलते हैं। इलायची को कार्डमम बोलते हैं। ये ऐसी गेम्स खिलाओगे ना तो वो गेम खेलेगा, मजा भी आएगा और सीखेगा। हाँ, बर्तन होते हैं, अब बर्तन में ओखली को मोटर बोलते हैं, नहीं मालूम। चकला बेलन, बेलन से आप पीट तो देते हो, लेकिन बेलन को बोलते क्या? रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन मालूम होना चाहिए बच्चों को। केतली को केटल बोलते हैं, कढ़ाई को वॉक बोलते हैं, तवा को ग्रिडल बोलते हैं, छलनी को सीव बोलते हैं, कद्दूकस को गाटर बोलते हैं। ये सिखाओ उसको, एंटोनिम सिनोनिम सिखाओ उसको। जायंट, डवार्फ, एरोगेंट, हम्बल, नॉलेज, इग्नोरेंस, उसको सिखाओ। अटैक, डिफेंड, सनी, क्लाउडी, उसको ब्लंट, शार्प, मार्वलस, टेरिबल, टिमिड, बोल्ड, उसको कुछ वर्ड सिखाओ। उससे क्या है, सीखते सीखते उसको मजा आने लगेगा। जो चीज आप चाहते हो बच्चा याद रखे, उसको गेमिफाई कर दो, उसमें गेम डाल दो। प्लेइंग गेम्स जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट। मॉन्यूमेंट याद कराओ। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में। आमिर फोर्ट कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। या फिर चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। सिटी पैलेस कहाँ है? उदयपुर में। अच्छा ये बताओ, चेंज कर दो, उसको पूछो अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेंपल।
ऐसी इसको शहरों के निकनेम्स इसको याद कराओ। निकनेम क्या है? जोधपुर का निकनेम ब्लू सिटी, मैसूर का ग्रीन सिटी, जयपुर का पिंक सिटी, अहमदाबाद का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आनंद का मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत में है, सिटी ऑफ नवाब लखनऊ है, क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी है। आप उसको अलग से बहुत सारे, अब जितने मुझे याद आ रहे हैं फटाफट से बता रहा हूं आपको। सिल्क सिटी कौन सी? भागलपुर। लेदर सिटी कौन सी? कानपुर। तो ये याद कराओ उसको ऐसे, वो गेम खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाएगा। वो गेम जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, जो चाहते हो बच्चा याद करो उसे गेमिफाई कर दो। कब से बोल रहा हूं मैं, फ्री फ्लोइंग चीज नहीं, जो गोल ओरिएंटेड चीजें हो। मंदिर उसको याद करो, बिल्कुल बहुत छोटा बच्चा है, मंदिर में ले जाओ, उसको पूछो ये कौन से भगवान है, मतलब पूछो दुर्गा देवी कहां है, तो भाग के जाएगा दुर्गा देवी को छू के आएगा। हाँ, सीताराम कहां है, भाग के जाएगा सीताराम को छू करके आएगा। शिव पार्वती कहां है, भाग के जाएगा पार्वती शिव को छू के आए। गणेश जी कहां है, भाग के जाए गणेश जी को छू करके आए। हनुमान जी कहां है, भाग के जाए हनुमान जी को मत्था टेक करके आए। हाँ, शिवलिंग कहां है, भाग के जाए शिवलिंग को मत्था टेक के आए। राधा कृष्ण कहां है, भाग के जाए राधा कृष्ण को मत्था टेक करके आए। हाँ, आप डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी पकड़ा दो उसके हाथ में, उसको बोलो डिक्शनरी में ए से लेके जेड तक 26 लेटर हो गए, हर दिन एक लेटर को उठा लो उस अल्फाबेट से। ए से उठा लो, आज बी से उठाएंगे, आज सी से उठाएंगे, आज डी से उठाएंगे, आज ई से उठाएंगे, आज जेड से उठाएंगे, और एक दिन में एक शब्द सीखे, वो उसका मीनिंग क्या है वो सीखे। आप उसको, और नहीं तो कुछ कम से कम राज्य की कैपिटल सिखानी शुरू कर दो। आप गूगल बॉय का इंटरव्यू देखा था आपने हमारे बड़ा भारत चैनल पे? मेरे ख्याल 2 मिलियन व्यूज हो चुके होंगे। हाँ, वो जो गूगल बॉय ऑफ इंडिया, अब वो कौटिल्य पंडित को ऐसी तो माता पिता ने सिखाया था, उसको बचपन से यही सब सिखाते थे वो। हाँ, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक, हिमाचल की कैपिटल शिमला, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, केरला की तिरुवनंतपुरम, आसाम की दिसपुर, गोवा की पानाजी, आंध्र प्रदेश की अमरावती। याद नहीं रहती है, लेकिन आप ये गेम्स खेलोगे उसको याद हो जाएंगे। टाइम बिताओ उसके साथ में, बच्चे के साथ में। और वो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जो चीज चाहते हो वो सीखे, उसको गेमिफाई कर दो। प्लेइंग गेम में ना आपको बस सिंपल इतना करना है कि बोर्ड गेम, चेस खिला दो, स्क्रैबल खिला दो, क्रॉसवर्ड खिलाओ, पिक्शनरी खिलाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, मेमोरी रिकॉल उसकी बढ़ेगी। ज्वेलरी मेकिंग, सोप मेकिंग लड़की है तो कितना कुछ आप कर सकते हो। और कुछ नहीं तो एटलस पकड़ा दो, लगा रहेगा एटलस के साथ। मैंने ये थॉट प्रोसेस को रखा था अपनी टीम के साथ, लीडरशिप के साथ। जब मैं ये सेमिनार करने जा रहा था ना, उस सेमिनार के बारे में, आज के सेमिनार के बारे में मैंने आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले सोचा था बहुत डिटेल में। और तब मैंने बड़ा बिजनेस जूनियर बिल्ड करना शुरू किया था कि हमारे को विजुअल लर्निंग देनी है बच्चों को, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन रहे। और वही बड़ा बिजनेस जूनियर हमने किया। फन, क्विजेस, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैच द कॉलम, रियल लाइफ वीडियो, कैटरपिलर बटरफ्लाई कैसे बनती है उसकी रियल लाइफ वीडियो दी हमने। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है उससे बच्चों को। अगर सिविक्स भी सिखानी है उसको, रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी को विजुअली सिखाया हमने बड़ा बिजनेस जूनियर के अंदर। एकेडमिक्स, 21st सेंचुरी स्किल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल सिखाएं, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। यानी कि एकेडमिक स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर। हमने सिस्टम ऐसा बनाया, माइक्रो लर्निंग की है। 3 घंटे की पढ़ाई 30 मिनट में बच्चा कैसे कर ले। जो 3 घंटे किताब से पढ़ेगा वो 30 मिनट में हमारी ऐप पे आके पढ़ लेता है स्कूल की पढ़ाई, चाहे वो दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 12वीं क्लास, किसी भी क्लास से पढ़ता हो। एड फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई एडवर्टीजमेंट बीच में आएगा नहीं, कुछ और है नहीं, तो आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम सेव होता है। हमने एग्जाम के बाद भी, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़ा बिजनेस है ना, आपके बिजनेस में आपके बच्चे को बचपन से एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप सिखा देते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आइडिया जनरेशन कैसे होता है, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे ढूंढते हैं, इमेजिनेशन, इनोवेशन कैसे आएगा। हमने केवल 7,999 रुपए साल की फीस रखी है, 8,000 रुपए से कम, 7,999 रुपए पूरे साल की फीस रखी है। इनॉग्रल ऑफर है, इसका प्राइस बढ़ेगा आगे। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग बच्चे को सिखाया, स्टोरी टेलिंग सिखाया, जिंगल, लोगो, कलर, स्टाइल क्या होते हैं, ये ब्रांड कैसे बनाओगे कल को अपनी लाइफ में जब बिजनेस बिल्ड करोगे, टेक्नोलॉजी, कोडिंग कैसे सीखोगे, प्रोडक्ट की जर्नी कैसे बनाओगे, यूआई यूएक्स कैसे तैयार करोगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे तैयार करोगे। ये मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर छोड़ दिया बीच में मेरा साथ तो कैसे बनेगी आपकी बात। ये बड़ा बिजनेस जूनियर, ये पेड प्रोडक्ट है हमारा 7,999 का। फिलहाल उसकी बाद में करूंगा, पहले भी 8वीं स्ट्रैटेजी पे आता हूं, चेंज इन बिहेवियर वर्सेस चेंज इन बिलीफ। जो बच्चा बिहेव करता है आप उसको बदलना चाहते हो, ये बदलना है, ये नहीं बदलना जो वो कर रहा है, ये बदलना, इधर इधर इधर। ये बदल गया ना तो ये बदल जाएगा, ये अपने आप बदल जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सबको चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट के पीछे होता है डूइंग, डूइंग के पीछे होता है बीइंग। हाँ, रिजल्ट तब बदलेगा जब डूइंग बदलेगा, और डूइंग तब बदलेगा जब बीइंग बदलेगा। ये बोल रहा हूं, बिलीफ से बनता है बिहेवियर। हाँ, आपको हाथी की वो कहानी पता है ना, क्या हाथी को मोटी मोटी चेन से बांध के रखते हैं पहले, और बाद में उस हाथी को कुछ साल के बाद उसको जूट की पतली रस्सी से बांध के छोड़ देते हैं खूंटे पे। पांव हल्का सा खींचेगा, रस्सी तोड़ देगा, लेकिन हाथी जिंदगी भर वो रस्सी छोड़ के जाता नहीं है कहीं, क्योंकि उसका बिलीफ बन जाता है कि ये रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं, हाथी से टूटेगी नहीं,
अरे ऐसी ऐसी तो सैकड़ों रस्सियां रोज तोड़े वो, हर मिनट में तोड़े, लेकिन वो हाथी तोड़ता नहीं है क्योंकि उसका बिलीफ बदल जाता है। ऐसे ही बच्चे का बिलीफ बदलना है, बिहेवियर नहीं बदलना है। हाँ, वो कैसे सोचे ये बदलना है। उसको सॉरी बुलवाना नहीं है, उसको सॉरी सुचवाना है। वो सोचे, उसको थैंक यू जबरदस्ती बुलवाना नहीं है, उसको थैंक यू सोचने लायक बनाना है, तो बोल तो वो अपने आप देगा। जो शराबी होता है ना, शराबी को कितना मर्जी रोक लो, बाथरूम में जाकर के शराब पी लेगा, कहीं भी पी लेगा, सीक्रेटली पिएगा, अकेले पिएगा, क्योंकि उसको आप ऐसे ही, आपको बिलीफ बदलना है, बिहेवियर को नहीं रोकना है। बैड बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने से बात नहीं बनेगी। सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते? तुम बिल्कुल सुबह जल्दी नहीं उठते, घटिया बच्चा हो तुम, पलट के जवाब देते हो, अंकल से ठीक से बात नहीं कर रही, तुम टीवी बहुत देखते हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे। इस सबसे बात नहीं बनेगी। बात ये यहां से बदल दो तो ये अपने आप बदल जाएगा। हाँ, फोकस ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कैसे बिलीफ को बदला जाए। उसके लिए उसका मोबाइल छीन लो, टीवी का रिमोट छीन लो, ये अपने बिहेवियर बदला। बिहेवियर नहीं बदलना है, बिलीफ बदलना है। कब से कह रहा हूं मैं आपको। हाँ, आप उसको नेगेटिव पनिशमेंट मत दो, पॉजिटिव पनिशमेंट दो। मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देता है। हाँ, आप देखो, आप अगर वो, अब देखो क्या हैबिट है उसकी, बहुत ज्यादा टीवी देखता है, बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलता है, बिल्कुल पलट के उल्टा जवाब देता है आपको। या बहुत क्लेप्टोमीनिया समझते हैं, बिना बात के चोरी करना, छोटी छोटी चोरी करना, अनकंट्रोल डिजायर ऑफ स्टीलिंग, कहीं से भी कुछ भी उठा के चोरी कर लेना, अनसोशल, एंटी सोशल, एब्यूजिव, कंपल्सिव लाइंग, बुली, ये सब जो कमियां है उसके अंदर, ये बिहेवियर हैं। इनको नहीं आप बदल सकते, आपको यहां से बदलना पड़ेगा बच्चे को। जब आप उसको धीरे धीरे डीमेरिट बताओगे, इसके नुकसान समझाओगे, इन हैबिट्स को बदलोगे। आपको पता है 10 में से 6 लोग नॉनवेज तब छोड़ते हैं जब वो किसी स्लॉटर हाउस में जाकर के जानवर को अपने सामने कटते हुए देखते हैं, उसके बाद वो नॉनवेज नहीं खा पाते। हाँ, तो आपने उनका बिहेवियर नॉनवेज खाने का नहीं बदला, उनका बिलीफ बदला है। उनका बिलीफ बदला है, कितना तड़पाया गया है जानवर को मार खाने से पहले, जिसको तुम 2 मिनट के स्वाद के लिए खा रहे हो ना, उसकी जान हत्या कर दी गई है तुम्हारे 2 मिनट के स्वाद के लिए। और जब उसको तड़पते हुए, मरते हुए, खून बहते हुए उसको देखा जाता है ना, उस समय लगता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा अब। तो ये क्या, बिलीफ बदला तब बिहेवियर बदला है। उसका बच्चे का भी बिलीफ बदलना है। जो भी आपको उसका जो भी हैबिट है, उस हैबिट के पीछे का बिलीफ बदलना है। रातों रात रिजल्ट नहीं आएगा। ये नहीं कि मैं आज बिलीफ बदलता हूं, तेरा आप बैठ तेरा ला 2 थप्पड़ तेरा बिलीफ बदलूं, नहीं 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 भैया, ये रातों रात नहीं होता है। गो टू द राइट सोर्स। नेगेटिव एसोसिएशन से नेगेटिव बिलीफ बनाएं। आपने पॉजिटिव एसोसिएशन से पॉजिटिव बिलीफ बन सकता है। पॉजिटिव सोर्स ऑफ एसोसिएशन पॉजिटिविटी बढ़ाएगा और उससे सक्सेस ऑटोमेशन होगा। नेगेटिव सोर्स ऑफ एसोसिएशन नेगेटिविटी बढ़ाएगा, उससे फेलियर ऑटोमेशन होगा। आपको चाहिए सक्सेस ऑटोमेशन, ना कि फेलियर ऑटोमेशन। और ये कैसे होगा? एक्शन ओरिएंटेड एसोसिएशन लेकर के आइए। ऐसे लोगों से एसोसिएट कराइए जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हों। वो एसोसिएशन मिलना चाहिए उसको। एसोसिएशन के अरेंजमेंट्स करिए। वो कहाँ अच्छे लोगों से मिले, कैसे अच्छे लोगों के साथ बैठे, कैसे अच्छी किताब आपके साथ बैठ के पढ़े, कैसे अच्छी मूवी आपके साथ देखे, क्या अच्छी चीज़ सुनेगा वो, तब जाकर कुछ पैसा आएगा। आपके बच्चे जो है ना, आपको आपके मटीरियलिस्टिक पोजीशंस के लिए याद नहीं करेंगे, वो जिंदगी में आपको, आपने जो उनको वैल्यूज दिए ना, उसके लिए याद करेंगे। मैं उदाहरण देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करना, ये भी एक बिलीफ है। आपने क्या अपना खाना खाने से पहले किसी और का खाना निकाला है? क्या आपने गाय की रोटी या कुत्ते की रोटी या कबूतर का दाना निकाला है कभी? आपने नहीं निकाला तो वो कहां से निकालेगा? तो ग्रैटिट्यूड जो है ना, एक कंप्लेन का यू टर्न होता है। आदमी जब धन्यवाद करने की प्रैक्टिस करना शुरू करता है, और जब बच्चा धन्यवाद करने की प्रैक्टिस करता है तो कनेक्टेड और लव्ड फील करता है। अब ये क्या बिलीफ है? आप उसके अंदर ये बिलीफ कैसे डालोगे? क्या तरीका है? ग्रैटिट्यूड बच्चे के अंदर अपने आप नहीं आता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कराया जाता है। हाँ, इससे इसके टॉक्सिक इमोशंस खत्म होते हैं। कम से कम आप पहले प्लीज और थैंक यू बोलना शुरू करिए, तब वो करेगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि वो कैसे किसी गरीब बच्चे को बिस्किट खिलाए। अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि कैसे, अगर उसको गिफ्ट मिला है तो वो कैसे धन्यवाद करे। अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि वो हर चीज में अच्छाई को ढूंढे। उसको सिखाइए ये चीज, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। कोई भी दुर्घटना हुई है, इसमें अच्छी चीज क्या सीख सकते हैं? उसके साथ, बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसमें अच्छा क्या ढूंढा जा सकता है? कैसे वो धन्यवाद। जब आप बच्चों को ये सिखाएंगे हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, अपने आप बात बदल जाएगी। उसके अंदर एक ग्रैटिट्यूड का रिचुअल आएगा। आप उसके साथ रात को सोने से पहले पूछिए, आज किन चीजों, 3 बातों के लिए धन्यवाद करेंगे हम। आप 3 बातों के लिए धन्यवाद करिए, आपकी धर्मपत्नी 3 बातों के लिए धन्यवाद करेगी, आज के दिन में ये 3 चीज़ अच्छी हुई। फिर बच्चा भी कहेगा, आज के दिन में मेरे साथ भी 3 चीज़ें अच्छी हुई। बोले क्या हुआ? राहुल ने मेरे को आज अपनी गेम खिलाई, धन्यवाद किया उसने। छोटी चीज से शुरू करेगा वो। लेकिन आप सोने से पहले करना तो शुरू करिए। बच्चों को उपदेश नहीं, आदर्श चाहिए। उपदेशों की जरूरत नहीं, आदर्शों की जरूरत है। हर संडे मॉर्निंग उसको बोलिए कि कुछ अप्रिसिएशन किसी के बारे में लिखे हुआ। आज आप टीचर को, दोस्त को, पेरेंट्स को, किसी और को, किसी रिलेटिव को, घर में किसी सर्वेंट को, किसको धन्यवाद करेंगे? और हमने ना बेसिकली, मैं यही बिलीफ को बदलने में फोकस करता हूं। जब मैंने बीबी जूनियर बनाया ना,
मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको। मैं बीबी जूनियर जब बनाया, देखिए हम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कर ही रहे थे, लेकिन जब बच्चों के लिए करना था तो मैं चाहता था कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल के बिलीफ कैसे आए। हाँ, 80% बच्चे जो है ना इंटरव्यू में रिजेक्ट पुअर कम्युनिकेशन के कारण होते हैं, तो वो कैसे बिल्ड करें, वो स्टेज को कैसे हैंडल करे बच्चा। हमने बीबी जूनियर में सिखाया ये सब चीज़ें। हाँ, इसको बोलते हैं एग्जाम के बाद भी वो एक फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बिल्ड करे। हाँ, 10 सेकंड में किसी से मिले तो पहला इंप्रेशन, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करे, इंग्लिश कैसे बोले वो। मेरे यहाँ इंग्लिश सिखाने वाले भी मैंने बेस्ट प्रोफेसर लेके आया जो बच्चों को बच्चों की भाषा में, बच्चों के स्टाइल से, बच्चों को समझ में आने वाली इंग्लिश सिखाए। बच्चा टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, रिटन कम्युनिकेशन, सोशल एटिकेट, पब्लिक स्पीकिंग, एग्जाम का स्ट्रेस कैसे मैनेज करे। मैं बीबी जूनियर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप इसके बारे में जरूर पता लगाइएगा। 7,999 रुपये 1 साल का है बच्चे के लिए। पूरे स्कूल की पढ़ाई भी है और स्कूल के बाद की पढ़ाई भी है, एग्जाम की तैयारी भी है और जिंदगी की तैयारी भी है। यह है बड़ा बिजनेस जूनियर। आप फोन करके पता लगाइएगा। 7,999 में इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है आपका 4th 5th 6th 7th 8th और एक है 9th 10th 11th 12th। हाँ, एग्जाम के बाद भी का जो सेक्शन है उसको लाइफ में फ्यूचर रेडीज कैसे बना सकते हैं हम लोग। अगर बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है तो कैसे बनेगा, रिटेंशन टेक्निक, माइंड मैनेजमेंट, उसका टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, उसको जीमेल की बेसिक्स सिखाते हैं, पीपीटी बनानी सिखाते हैं उसको। वो करियर कैसे चूज करेगा, उसको क्या चलेगा करियर के अंदर, उसको करियर को स्विच कैसे करना लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करने, झगड़े कैसे सुलझाने, डिसीजंस कैसे लेगा, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग कैसे लेगा। आप सुन लो मेरी बात भैया, जब हर बच्चा अपने माँ बाप को ये वीडियो दिखाएगा ना तो पेरेंटिंग की दुनिया में नया बदलाव आएगा। जब ये वीडियो हर माँ बाप को दिखाया जाएगा, पेरेंटिंग की दुनिया में नया बदलाव लाया जाएगा। मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जो कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं चल रहा हूं 9वीं स्ट्रैटेजी पे। बड़ा बिजनेस जूनियर तो मैं रेवोल्यूशन लेके आया हूं, लेकिन आज के वीडियो में जो 21 स्ट्रैटेजी के रेवोल्यूशन है, गेम चेंजर है। 9वां सुनिए, बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग। क्या होता है रीडिंग? हाँ, आपको पता है गाड़ी अगर गराज में पड़ी रहे तो पक्का खराब हो जाएगी, कभी नहीं चल सकती। मशीन अगर अनयूज पड़ी रहे पक्का खराब, जंग लग जाएगा, नहीं चल सकती। उसी तरह ब्रेन को अगर इन्वॉल्व नहीं किया जाए, कंटिन्यूस लर्निंग ना हो, तो वो भी खराब हो जाता है, रिजल्ट नहीं देता है। रीडिंग से ना सेल्फ फुलफिलमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ब्रेन की वर्किंग, लाइफ लंबी हो जाती है बच्चे की। वो डाइवर्स और मीनिंगफुल तरीके से नई नॉलेज को एक्वायर करता है। लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आप कहोगे भाई साहब मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, ये सब बोल तो आप अच्छा रहे हो, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? रातों रात नहीं पढ़ेगा। हाँ, इसके लिए आपको उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। एक बात बताऊं, जिनकी पढ़ने की आदत है ना, उनका डिमेंशिया खत्म हो जाता है। डिमेंशिया समझते हैं? भूलने की बीमारी। हाँ, जिन माँ बाप को भूलने की बीमारी है ना ज़्यादा, जो 40, 45, 50 की उम्र के बाद भूलने लगते हैं, इसका कारण ये भी है कि वो ज़रा पढ़ते नहीं है। उन्होंने वेल ऑयल्ड मशीन नहीं रखा है यहाँ पे। आपका स्पीड ऑफ लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन होते हैं ना ब्रेन के, वो खुलते हैं, न्यूरल पाथवे खुलते हैं। जब ब्रेन के अंदर करोड़ों अरबों न्यूरल पाथवे खुलते हैं तो इंपल्स अंदर ट्रैवल करता है, उसके अंदर आपकी फास्टर लर्निंग होती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर की फैकल्टीज खुलती हैं तो कंटेंट अंदर एब्जॉर्ब होता है। हाँ, आप जो आदमी ज़्यादा पढ़ता है ना, ही कैन एक्चुअली थिंक बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। वो बड़ा सोच सकता है, बाहर सोच सकता है, नया सोच सकता है। क्योंकि आज का रीडर कल का लीडर है। सुन लो भैया क्या बोल रहा हूं, आज का रीडर कल का लीडर है। जो ऐसे कहते हैं कि नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स फॉर श्योर। इसीलिए कहते हैं किताब जैसा वफादार कोई भी दोस्त नहीं है। बिल गेट्स 50 किताबें 1 साल में पढ़ते हैं, जुकरबर्ग 1 किताब 2 हफ्ते में पढ़ता है, मुकेश अंबानी 2 घंटा रोज पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स 1 किताब हर महीने, गांधी ने 11,000 किताबें अपनी जिंदगी में पढ़ी थी, बराक ओबामा 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, जैक मा, या मैं खुद भी रोज 2 घंटा पढ़ता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कोई टेलीविजन ऑन कर दे तो उस समय आप दूसरे कमरे में जाकर के पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए टेलीविजन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। एक बात बता दूं आपको, रीडिंग को इंस्पायरिंग बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ये देखो कि क्या पढ़ने का मन कर सकता है उसका। पढ़ना अपने आप में इंस्पायरिंग नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ने को किसी गोल के साथ लिंक कर दें। हाँ, आप एक रीडिंग का स्पेस बनाइए घर में और बच्चे को एक पर्पस दीजिए छोटा सा कि क्यों पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़ो 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 नहीं, क्यों पढ़ें, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट डालें, फिर वो कंटेंट पढ़ेगा। हाँ, उसको बताएं कि ये टास्क सीखेंगे हम पढ़ने से, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा, ये टास्क सीखेंगे। हाँ, उसको सीखने पे फोकस करिए रीडिंग से पहले, लर्निंग बिफोर रीडिंग। लर्निंग को गोल बनाइए, क्या सीखेंगे, क्या नई चीज सीखने वाला है मेरे बेटे आज तो बता। इस हफ्ते में हम क्या सीखेंगे नया? इस हफ्ते में हम कोडिंग का ये चैप्टर सीखेंगे, मतलब ये मुद्दा सीखेंगे, ये नई चीज सीखेंगे। हाँ, ये सीखेंगे कि भाई फ्लाइट की टिकट बुक कैसे कराई जाती है, ट्रेन की टिकट बुक कैसे कराई जाती है, अब उसके अराउंड पढ़ो। तो उसे कोई गोल दे दिया तो वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू कर देगा। लर्निंग को ऑब्जेक्टिव बनाओ, रीडिंग को ऑब्जेक्टिव बनाओ। रीडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, इंस्पायरिंग नहीं होती है। सीखने के लिए रीडिंग करना है, रीडिंग करने के लिए रीडिंग नहीं करना है। उसको बोलो पढ़ 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 पढ़, नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसको समझ में आ जाए कि रीडिंग से मुझे क्या सीखने को मिले, क्या एप्लीकेशन मिले, मुझे क्यों पढ़ना है, इसका पर्पस मिल जाए।
क्योंकि रीडिंग जो है ना वो कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटी, एब्सोल्यूट एक्टिविटी, रीडिंग सब कुछ नहीं है जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा रीडिंग का कल्चर बनाओ, रीडिंग करनी कर, रीडिंग क्यों करूं, उसको पर्पस हो तो रीडिंग अपने आप करेगा वो। हाँ, आग सीने में लगाते, पीछे नहीं लगाते। सीने में आग लगाओगे, पीछे आग लगाओगे जल जाएगा, सीने में आग लगाओगे इतिहास रच देगा। उसके सीने में आग लगाओ, ये पढ़ना क्यों है, उसको इंस्पायर्ड रीडिंग, प्रेस्क्राइब्ड रीडिंग नहीं, प्रेशराइज्ड रीडिंग नहीं, इंस्पायर्ड रीडिंग। रीडिंग सेल्फ ड्रिवन हो जाए उसके लिए। और अगर वो पढ़े तो उसको सक्सेस को सेलिब्रेट करो। मैंने भी रीडिंग को आसान करने के लिए जब अपनी लीडरशिप के साथ डिस्कशन किया तो 1 साल लगाया हमने इस पे, इस एडटेक कंपनी के अंदर कंटेंट को सीबीएसई से सर्टिफाई कराया, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके आए और 3000 पब्लिशर्स का कंटेंट ला करके अपनी ऐप में डाल दिया। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, बड़ा बिजनेस जूनियर खरीदने के बाद आपको इस पब्लिशर की, उस पब्लिशर की, फलाने की, ढिकाने की, सबकी किताब खरीदने की जरूरत नहीं। बाइलिंगुअल बनाया कि रीडिंग आसान हो जाए बच्चे के लिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसका ऑडियो भी डाल दिया, वीडियो भी डाल दिया, यूकेजी भी डाल दिया और 12th तक डाल दिया, ऑन द फ्लाई हिंदी इंग्लिश। और फिर भी अगर आप चाहते हो इंटरनेट बंद करना है तो इंटरनेट बंद कर दो, बच्चा मोबाइल में ऑफलाइन पढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे हमारी ऐप में हमने ऑफलाइन का मोड डाल दिया कि ये ना हो कि बच्चा इंटरनेट पे कुछ और करने लग जाए। टॉपर की आंसर शीट डाल दी, जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हाँ, ये 10th और 9th क्लास में होता है। ये बच्चों से जुड़ी हर समस्या को कह पाओगे अब बस। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टिप नंबर 10। 10वीं स्ट्रैटेजी, इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ग्रोथ माइंडसेट। कहानी याद रह जाती है, स्टोरी जिससे ग्रोथ होती हो बच्चे की। सुनो मेरी बात को, स्टोरी ऐसी कहानी जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ होती हो। कब कर सकते हैं? बेड टाइम, स्लीप टाइम, ये कहानी का टाइम होता है। याद है दादा दादी नाना नानी की कहानियां? आज भी होनी चाहिए। आज भी आप इंटेलिजेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड कहानी सुना। विक्रम बेताल की कहानी नहीं चाहिए, मैं वो कहानी चाहिए जिस कहानी से बच्चे की ग्रोथ होती हो। हाँ, वो आप इसलिए वेब सीरीज को बायोग्राफीज में कन्वर्ट कर दो। घर पे कोई वेब सीरीज नहीं चलनी चाहिए, केवल बायोग्राफी चलनी चाहिए। वो स्टोरी, वो आउटकम ओरिएंटेड कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये नहीं कि आज आपने ये ठीक नहीं किया, आज आपने वो ठीक नहीं किया, आज आपने ये गलत किया। एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी स्टोरी उठाइए और उसका डीप ब्रीफ करिए बच्चे के साथ। बायोग्राफी से ना बच्चे को इंसाइट मिलेगा कि वो कैसे हैंडल करेगा क्राइसिस को। कई मूवीज है बायोग्राफी पे जहां पे वो समझ पाया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा मैं। बच्चे को सीखने को मिलता है बायोपिक में। वो एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो कैसे बनता है, बायोपिक में वो सीखता है। ये जो इंस्पिरेशनल मूवीज होती हैं, बायोपिक होती है, ये एक अप्रोच है जिससे आप एक डिप्रेशन के मरीज को भी बाहर निकाल सकते हो, मूड डिसऑर्डर से लोगों को ठीक कर सकते हो। बायोग्राफी से पता चलता है कि मुझे क्या नहीं करना है। मैरी कॉम देखी है आपने, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी है आपने, ये सब क्या बड़ी पावरफुल बायोग्राफी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अप्रिशिएटिंग एसेट में, जिसको सारी जिंदगी अपने साथ लेकर के जाएंगे, उनको साथ में बैठ करके दिखाओगे उन्हें। गुंजन, वो पायलट जो पहली बनी थी, फाइटर पायलट हमारे देश की, उसकी बायोग्राफी दिखाओगे, वो सोचेगा पान सिंह तोमर स्पोर्ट्समैन कैसे बना था, आगे बढ़ा था, वो उसके बारे में सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कैसे इस बायोग्राफी से मैं सीख सकता हूं। भाग मिल्खा भाग से सीखूंगा, बुधिया सिंह से सीखूंगा, सांड की आंख से सीखूंगा, सूरमा से सीखूंगा। वो ये सीखेगा, दंगल से सीखेगा, भगत सिंह से सीखेगा, कौन प्रवीण तांबे, वो सीखेगा सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाइए उसको, नीरजा की कहानी सुनाइए, वो जो एयर होस्टेस थी। ये एक एक्सीलेंट तरीका है कि अपने बच्चे की मेमोरी को बिल्ड करना, उसके अंदर एक संस्कार डालना। वो स्टोरीज हैं, हाँ, उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है। ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने करके दिखाया तो मैं भी कर लूंगा। हाँ, इफ ही कैन डू आई कैन डू, एक कैन डू एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर वो संस्कार आना शुरू होता है, वो रेफरेंस पॉइंट का। और वो मोटिवेशनल कंटेंट जब आपके साथ कैन डू एटीट्यूड का वो लेगा ना, तो वो जब उस मूवी के अंदर अपने से नीचे को देखेगा तो ग्रैटिट्यूड महसूस करेगा, भगवान आपने बहुत कुछ दिया। और अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो एटीट्यूड बिल्ड करेगा कि मैं भी वहां पहुंच सकूं। तो ग्रैटिट्यूड भी होगा, एटीट्यूड भी होगा। लोअर फॉर ग्रैटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड, दोनों बिल्ड करेगा। उसको झुंड दिखाओ, कैसे अमिताभ बच्चन ने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की फुटबॉल टीम बनाई। सुपर 30 दिखाओ, कैसे उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया। शेरशाह, पान सिंह तोमर, शकुंतला देवी, 1983 जो मूवी कपिल देव की बनी थी वर्ल्ड कप के ऊपर, हवाईजादा, पैडमैन, गुरु, LOC, कितनी बढ़िया बढ़िया मूवी है। साइना, एयरलिफ्ट, चक दे इंडिया, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग और गेम चेंजर कंटेंट है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है भैया। देखो, या तो आप एक्सपीरियंस खुद कर लो या दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो। और यहां पे बायोपिक मूवी से वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकता है। हमने बड़ा बिजनेस जूनियर के अंदर भी इतनी स्टोरी टेलिंग करी है। और मैं ये बता रहा हूं, हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर 7,999 में जो आज दे रहे हैं ना, गेम चेंजर है। ये कंटेंट है शुद्ध देसी घी के समान। जो आज वीडियो दे रहा हूं ना, कोई स्ट्रैटेजी, ये शुद्ध देसी घी के समान, इसलिए लगा के रखो पूरा ध्यान। 11वीं स्ट्रैटेजी, कंपल्सरी डिवाइस फ्री डिनर। क्या होता है कंपल्सरी डिवाइस फ्री डिनर? डिनर के टाइम पे कोई डिवाइस नहीं। डिनर एक ऐसा टाइम है जब सारे मां बाप और बच्चे सब इकट्ठे बैठते हैं।
पिता भी है, मां भी है, बच्चे भी हैं, दादा भी है, दादी भी है। डिवाइस फ्री कर दो उस समय। ये रियल प्राइम टाइम है। हाँ, जैसे टीवी वाले बोलते हैं, न्यूज वाले प्राइम टाइम, प्राइम टाइम, प्राइम टाइम शो, प्राइम टाइम शो। भाई साहब, ये आपके परिवार का प्राइम टाइम है। मील टाइम का मतलब फील टाइम, ये फील टाइम है। हाँ, जिसके साथ हमें दोस्ती करनी होती है ना भाई साहब, रिश्ता मजबूत करना होता है, उसको हम घर पे डिनर पे बुलाते हैं या उसके घर पे डिनर पे जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों से दोस्ती करनी है, उनसे रिश्ता मजबूत करना है, तो फेस टू फेस टाइम उनके साथ बैठिए। ये वो कॉमन टाइम है जिससे में आप सबके सब घर पे होते हैं। एक रिसर्च कहती है कि अगर डिनर के टाइम पे केवल फोन वहां पड़ा भी हो ना, तो वो भी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। फोन दूर कर दो। 70% फैमिलीज आज हमारे देश के अंदर परमानेंट टीवी चला के रखती हैं खाने के टाइम पे। अलग अलग टीवी सीरियल चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। घर की पॉलिटिक्स के टीवी सीरियल चल रहे हैं वहां पे। औरतें, माँ बैठ करके, दादियां सब देख रही हैं बैठ के, दिमाग खराब कर रखा है। नेशनल सेंटर फॉर एडिक्शन इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो क्या बोलती है, जो माँ बाप के साथ बच्चे बैठ के आराम से टेबल पे खाना खाते हैं, जमीन पे या बिस्तरे बैठ के खाते हैं, वो जिंदगी में आगे ड्रग्स यूज करना, उनके चांसेस बहुत घट जाते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी जिंदगी में बिहेवियर के इश्यूज नहीं आते हैं। फैमिली बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा और पता चलेगा अरे हमारे घर वाले भी अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं मेरे घर वाले, उनको जानने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठेंगे। इट इज ब्यूटीफुल टाइम। और इनफैक्ट आजकल तो दुनिया के अंदर कितने रेस्टोरेंट आ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने अपना मोबाइल बाहर रिसेप्शन पे जमा करा दिया, या किसी रेस्टोरेंट में लॉकर होता है, अब यहाँ पे लॉकर में जमा करा दीजिए, या किसी रेस्टोरेंट में चिड़िया का केज नहीं होता, वहाँ केज खोल के देते हैं, इसके अंदर जमा करा दीजिए, तो आपको रेस्टोरेंट में हम 20% डिस्काउंट देंगे खाना खाने पे। हाँ, तो देखिए शास्त्रों में बताया गया, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुंजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। 6 चीजें बताई गई हैं कि किसी से रिश्ता बनाना 6 चीजें करनी चाहिए। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपने दिल की बात कहना, सामने वाले के दिल की बात सुनना, उनको भोजन कराना, उनके यहाँ भोजन करना। तो 6 में से 4 चीजें तो आप कर ही सकते हो अपने बच्चों के साथ। उनसे दिल की बात कहना, दिल की बात सुनना, उनको भोजन खिलाना, उनके साथ बैठ के भोजन खाना। ये 4 चीजें तो आप कर ही सकते हो। पावरफुल है, ये गेम चेंजर है, क्योंकि टीवी आपकी बुद्धि को सक कर लेगा। एक रिसर्च हुआ था, 300 लोगों में 150 लोगों को मोबाइल दिया खाना खाने के साथ साथ, और बाकी 150 लोगों को केवल खाना खाने के लिए दिया कि साथ बैठ के खाना खा लो। और बाद में पूछा गया किसका क्वालिटी टाइम अच्छा था, और ऐसा पता चला कि जिन्होंने बिना मोबाइल के खाना खाया उनका क्वालिटी टाइम और इमोशन ज़्यादा अच्छा था। सुनो 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 भैया, आज का प्रोग्राम आपको जीवन भर रहेगा याद, क्योंकि आपने जो दे दिया मेरा साथ, अब कोई नहीं देगा आपकी पेरेंटिंग स्किल्स को मात। हाँ, क्योंकि आपने दे दिया मेरा साथ, कोई नहीं दे सकता आपको मात। पकड़ते हैं 12वीं स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग टाइम इज केयरिंग टाइम, येलिंग इज डैमेजिंग। बहुत सारी माएँ गलती कर बैठती मॉर्निंग के अंदर, बच्चों को सुबह उठाते वक्त चिल्ला के उठाती हैं, उठ जा कुंभकर्ण, कितना सोएगा तू, सोता रहेगा, तेरा स्कूल छूट जाएगा। चीखना, चिल्लाना, बच्चे का दिन भी खराब होगा, आपका दिन भी खराब होगा। मॉर्निंग में बच्चे के साथ ऐसे कभी नहीं उठाते चिल्ला के उसको, ना पति को ना बच्चे को जोर से चिल्ला के कभी नहीं उठाते। हाँ, आज इस समय एक स्कूल के जो काउंसलर होते हैं, वहाँ सर्वे में बताया गया कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस बात से परेशान है कि हर दिन मेरी माँ मुझ पर सुबह सुबह चिल्लाती है। हाँ, वहाँ पूछते हैं, हाउ शुड आई डील विद माई मॉम, शी येल्स एट मी अर्ली मॉर्निंग फॉर नो रीजन। बच्चे बोलते मेरी माँ के पास का सीरियस एंगर इशू है, मैं और नहीं ले सकता इसको, मैं और नहीं ले सकता। अपसेट रहते हैं बच्चे इसको लेकर के। स्कूल काउंसलर में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, जैसे बच्चे बोलते हैं हर रोज़ मेरी माँ मुझे सुबह रुला करके स्कूल भेजती है, हर रोज़ सुबह चिल्लाती है मेरे ऊपर। हाँ, हर एवरी डे शी मेक्स मी क्राई एवरी मॉर्निंग। मैं रोज़ रात को सोते हुए डरता हूँ कि देयर विल बी नो डे वेयर आई विल वेक अप विदाउट फियर और टीयर। हाँ, या तो मैं रोऊंगा या मैं घबराऊंगा, वो रोज़ हो रहा है मेरे साथ में। ये जो है ना आज बच्चे, और ऐसा करोगे ना तो बच्चे डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, बिल्कुल वो सेंसिटिव नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों को, ढीठ हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि माँ ऐसा करती क्यों है। माँ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी खुद की बहुत टेंशन है। क्योंकि एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर जहाँ नौकर चाकर बहुत सारे नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन होता है तो सारे शेड्यूल खराब हो जाते हैं। क्योंकि सास ससुर को चाय चाहिए ना, हस्बैंड को नाश्ता चाहिए, सामान पैक करके दो, जूता किधर, मौजा किधर, कच्छा किधर, कपड़ा किधर, फटाफट दो। वो पति अपना चिल्ला रहा है, बच्चों की स्कूल की बस है, वो मिस ना हो जाए, सास ससुर अपना मांगे, देवर भी है, उसकी शादी नहीं हुई तो देवर को भी ध्यान रखो, उसको भी चाय बना के। अरे इतनी दिक्कत चल रही है सुबह सुबह, इसलिए माँ परेशान होती है। और माँ का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और माँ का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एड्रेनलिन लेवल सब बढ़ता है, वही बच्चे का भी बढ़ने लगता है। ये पैसिव स्मोकिंग की तरह है। ये माँ का गुस्सा बच्चे के अंदर जाता है, ये पैसिव स्मोकिंग की तरह है। और माँ इसलिए चिल्लाती है, माँ को लगता है मैं चिल्लाऊंगी तो मैं कंट्रोल में फील करूंगी, मैं डोमिनेट कर पाऊंगी, तो लोग मेरी सुनेंगे, इसलिए मेरे को चिल्लाना चाहिए। नहीं सर, क्रिएटिव तरीका निकालो। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है ना तो वो ये समझ नहीं पाता है कि ये चिल्लाना, ये थ्रेट मेरे लिए असली है कि नकली है।
छोटे बच्चे को फ़र्क समझ में नहीं आता कि ये रियल थ्रेट है कि अनरियल थ्रेट है। ये जो मेरे पे चिल्लाया गया है, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। ये ऐसे ही मम्मी बोल रही है क्योंकि मम्मी परेशान है बेचारी। मम्मी परेशानी में चिल्ला रही है या वो वास्तव में चाहती है कि मैं मर जाऊँ या मैं ऐसा पागल हूँ या मैं घटिया हूँ। इसीलिए बिना शाउट किए करने के लिए येलिंग जो है वो गलत कंट्रोल का तरीका है। रीअरेंज करो अपने शेड्यूल को, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन करो। सारी माओ से मेरी प्रार्थना है कि पिछली रात को तैयारी कर लीजिए। जो ट्रिगर मोमेंट है समझिए, यूनिफॉर्म पहले तैयार करके रखिए, खाने को आधा प्रिपेयर करके रखिए, सब्जी रात को काट के फ्रिज में रख लीजिए। जो भी करना आधी तैयारी करके रखिए कल सुबह की, ताकि सुबह आप प्रिपेयर व्हेन इट इज पीसफुल सो यू कैन प्रिवेंट देयर इज नो क्राइसिस। हाँ, पीसफुल प्रिपेयर करिए। और सुन लो भैया मेरी बात, ये 21 स्ट्रैटेजी अगर छोड़ दिया बीच में मेरा साथ, बाद में हमलते रह जाओगे। आज 13वां जो नेगेटिव लेबलिंग है ना, ये नेगेटिव लेबलिंग ये जाने अनजाने में किया गया बहुत बड़ा हार्म है। ये एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देता है बच्चे को। जब आप उसे गलत लेबल दे देते हो बच्चे को नाम से, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को उखाड़ देते हो। जो आपकी लैंग्वेज है ना बच्चे के लिए, उसको चेक करो। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ना बोल बैठो आप। हाँ, एक सर्वे के हिसाब से जो कॉमनली माएँ आजकल घर में बच्चों को बोल रही है ना, इन शब्दों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मन में आ जाती हैं कुछ इतने खतरनाक शब्द। इस घर पे बोझ है तू, मनहूस कहीं के, तेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने कहाँ से आ गया ये, तू कुछ नहीं कर सकते, भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब तुझसे नफरत करते हैं, तू पनौती है, तू जौक है, खून चूसने के लिए आ गया। जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो तू छन्नी लेके खड़ा था, गंदी नाली का कीड़ा। क्या क्या बोल देते हैं, इमेजिन करिए, हद हो जाती है। जितना कहा है उतना करो, दिमाग मत चलाओ, डफर, सुअर, कुत्ता, उल्लू। तुझे पैदा करके इससे अच्छा कोई बच्चा गोद ले लिया होता हमने। हाँ, तेरा दिमाग उसके जैसा क्यों नहीं चलता? शर्मा जी के लड़के को देख, वर्मा जी के लड़के को देख, तेरे जैसा बच्चा कोई चाहता ही नहीं है आज। ये नेगेटिव लेबलिंग कितनी खतरनाक है। बच्चा कई बार उसको सच मान लेता है, एंड समटाइम्स ही एक्सेप्ट अनकंडीशनली कि जो मेरे माँ बाप बोल रहे हैं सही है, और उसको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, उसको लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, उसको लगता है मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। उसको लगता है मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं मर भी गया तो कोई रोएगा नहीं। वो ऐसा रो पड़ता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको लगता है मैं माँ बाप पे बहुत बड़ा बर्डन हूँ। अनफॉर्चुनेटली बच्चे का माइंड कई बार इतना डेवलप्ड नहीं होता कि वो समझ पाए कि माँ ने अनइंटेंशनली बोला है। कई बार बच्चा नहीं समझ पाता कि मेरे पिता या मेरी माँ ऐसा बोलना नहीं चाहते थे मुझसे, बस गलती से बोल बैठे हैं, गुस्से में बोल बैठे हैं। वो उसको सच मान लेता है। ये स्टॉप, नो, डोंट, कांट, वोंट, शुडंट, ये सब वर्ड्स मत यूज़ करिए। पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करिए। हाँ, आप अपने रिस्पॉन्स को जब शुरू करते हैं तो देखिए कि पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं क्या, ताकि उनको बता सके। कंसीडरेबली आसान होगा आप डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको हैंडल करना। उसकी सेल्फ वर्थ को ख़त्म नहीं करोगे आप। एक अच्छे पेरेंट का यही मार्क है कि अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अकेले में क्या बोलते हैं, इससे मत बोलो चिल्लाओ मत, उसकी जगह बोलो धीरे बोलो। बाहर मत जाओ, उसकी जगह बोलो घर के अंदर रहो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। मारो मत, प्यार से खेलो। भागो मत, धीरे चलो। मेज पे मत चढ़, कुर्सी पे बैठो। दोनों में फर्क है। कुर्सी पे बैठो का मीनिंग अलग है, मेज पे मत चढ़ो का मीनिंग अलग है। अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करिए। हाँ, खाने से पहले मिठाई नहीं मिलेगी, मिठाई खाने के बाद पक्का मिलेगी। हाँ, ये लैंग्वेज में कितना फर्क है। घर में शैतानी मत करो, बाहर जाके खेलो। हाँ, तेरे से कुछ नहीं होगा, आओ हम साथ मिलके करते हैं। छोटी बहन को धक्का मत दियो, बहन के साथ हमेशा प्यार से खेलते हैं। सोफे पे मत कूद, सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। लैंग्वेज बदलते ही गेम चेंज हो जाता है। हाँ, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। नेगेटिव बात जो है ना, वो दिमाग में रजिस्टर कर जाएगी गलत तरीके से, इसलिए नेगेटिव बात नहीं बोलते। हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं माइंड को, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हाँ, ये बोलने की जगह कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ये बोलिए मैं तुमसे 15 मिनट बाद बात करूंगा। बहुत फर्क है दोनों में। हाँ, क्योंकि अगर आप रेगुलरली बच्चे को ऐसे इग्नोर करते रहे और हर बात पर ना बोलते रहे, तो ये अप्रोच ना आपके लिए लंबा समय चलेगी भी नहीं। हाँ, ये तब चल सकता है जब उसने सॉकेट में उंगली डाल दी हो, तब बोल सकते हो आप, इमरजेंसी है। वो घर की ऊंची 10वीं मंजिल की छत की बालकनी पे जाके खड़ा हो गया है, तब आप बोल सकते हो, क्योंकि वो इमरजेंसी है। अदरवाइज ये तरीका चलता नहीं है। मैं बहुत पावरफुल कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत फायदा होगा आपको इस कंटेंट से। आपको आ जाएगा स्वाद, आपके बच्चे बड़े होकर के आप ही को करेंगे धन्यवाद। हाँ, इसलिए पूरा अटेंड करिए। 21 स्ट्रैटेजी, 14 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव वर्सेज नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। बच्चों को सही राह पे लाने के लिए आमतौर पर सभी पेरेंट्स एक ही चीज करते हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं।
तो सजा भी दो तरह की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पनिशमेंट से संस्कार अच्छे बनते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में एक एलिमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि पनिशमेंट भी इंटेलिजेंटली दो, यानी कि बच्चे को अगर पनिश भी करना है इंटेलिजेंटली करो। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? थॉटलेसली गिवन पनिशमेंट विदाउट कंसीडरेशन ऑफ लर्निंग, कोई फायदा हो ना हो, पर आप मुर्गा बन जा, तू मुर्गा बन जा भी तू। नेगेटिव पनिशमेंट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट से बच्चा कुछ सीखता नहीं है, ज्यादा जिद्दी बन जाता है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? जैसे डांटना, मारना, पीटना, सामान छीन लिया, रिमोट छीन लिया, बाहर नहीं जाने देना, टीवी बंद कर दो, क्लास से बाहर निकाल देना, मुर्गा बना, ये सब नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट जो है ना, ये पॉजिटिव पनिशमेंट वैसे तो ऑक्सीमोरोन है, दोनों अपने आप में उल्टी चीजें हैं। जैसे नेचुरल मेकअप, मेकअप नेचुरल नहीं होता है। एक्यूरेट एस्टिमेट, एस्टिमेट एक्यूरेट नहीं होता है। स्मॉल क्राउड, क्राउड कभी स्मॉल नहीं होता है। सीरियसली फनी, फनी चीज कभी सीरियस नहीं होती है। नेचुरल एक्टिंग, एक्टिंग है या नेचुरल है। वर्चुअल रियलिटी, या रियलिटी है या वर्चुअल, सेम डिफरेंस, या डिफरेंट है या सेम है। क्लोज डिस्टेंस, या क्लोज है या डिस्टेंस है। क्लाइम डाउन, या तो चढ़ो या उतरो, क्या ये, लेकिन फिर भी ओरिजिनल कॉपी, या तो कॉपी है या, लेकिन ये बड़ा प्यारा ऑक्सीमोरोन है, पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें वैल्यूएबल टीचिंग होनी चाहिए। हाँ, ऐसी पनिशमेंट दो इंटेलिजेंटली कि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। बच्चा का क्लास में ज़्यादा बात कर रहा है तो उसे बोलिए कि वो ये 5 पेज पढ़ के समझाए। आपने पनिशमेंट दिया लेकिन पॉजिटिव है, मुर्गा बनाने की जगह। बच्चा अगर कागज फेंक रहा है इधर उधर, उसे बोलो आज आप पूरी क्लास साफ करोगे, तो पनिशमेंट दिया लेकिन पॉजिटिव है। अगर उसे याद है पहले के जमाने में करते थे, वो स्पेलिंग गलत लिखता था बच्चे, तो मास्टर जी बोलते 10 बार लिखो। हाँ, वो ठीक है, वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। पनिशमेंट है, 10 बार सही राइट स्पेलिंग लिखेगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। घर गंदा कर दिया, फैला दिया, तो उसे बोला आज, अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? थप्पड़ लगा दिया। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? आज घर आप साफ करेंगे। होमवर्क नहीं किया तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? थप्पड़ लगा दिया, गाली दे दी। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? फ्री पीरियड में आज आप बैठ के होमवर्क करेंगे। अब फ्री पीरियड में सारे खेल रहे हैं, बैठ के होमवर्क कर, पनिशमेंट है लेकिन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, बच्चे आजकल ना घरों में माँ एक इस बात पे बहुत चिल्लाती हैं कि पानी की बोतल निकाली, फ्रिज से पी गया और खाली छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, खाली छोड़ के चला गया तो क्या करो उसे, सारी बोतल भरी है अब आप। हाँ, पनिशमेंट है लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट है। हाँ, खाना खा के डाइनिंग टेबल पे प्लेट छोड़ दी, आज सबकी प्लेट आप रखेंगे, पनिशमेंट है पर पॉजिटिव पनिशमेंट है। तो अगर दूसरे बच्चे का खाना खा गया तो वो टीचर करती है ना कभी कभार कि आज आप हमारे साथ में स्टाफ रूम में लंच करेंगे। पॉजिटिव पनिशमेंट में आप अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम कर रहे हैं लेकिन साथ में लर्निंग भी दे रहे हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में आप केवल गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। उसको सिखाइए, हाँ, आई डू यू सी, आप करेंगे फिर वो देखेगा आपके साथ। आज बिस्तरा गंदा कर दिया, आज बेड की चादर आप बिछाएंगे, आज अलमारी के कपड़े आप लगाएंगे साथ में, तो आप साथ में मिलकर के लगाइए। आप तो लगाने वाली थी, आप खुद तो अपना अलमारी लगाने वाली थी लेकिन आपने साथ में उसको लगा लिया, अब वो भी साथ में मिलकर लगा रहा है, सीख रहा है। फर्म बनिए, फेयर बनिए, फ्रेंडली बनिए। फर्म मतलब एकदम ऐसा सीधा बात करिए, फेयर मतलब ऐसा हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, थोड़ी सी पनिशमेंट दीजिए। और फ्रेंडली मतलब बात इस टोन में, नॉन थ्रेटनिंग लैंग्वेज में, सॉफ्ट टोन में करिए कि वो आपके खिलाफ ना हो जाए बस कभी। एक बच्चे का भविष्य माता पिता की सोच पे निर्भर करता है, इसलिए हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट से सोचें। मैंने बड़ा बिजनेस जूनियर को इतना प्रोग्रेसिव इसीलिए बनाया है, प्रैक्टिस सेशन बच्चों के लिए इसीलिए बनाया कि अगर उनको प्रैक्टिस सेशन करें भी तो क्रिएटिवली करें। मेरी बात सुनो, आप बड़ा बिजनेस जूनियर के बारे में जरूर पता लगा लीजिएगा। 7,999 में 1 साल की हम स्कूल की पढ़ाई भी करा रहे हैं, सारे के सारे पब्लिशर, सारे बोर्ड सब कवर कर लिए, और साथ में उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ज़िंदगी की पढ़ाई भी करा रहे हैं। और बहरहाल 21 स्ट्रैटेजी में आज खुल रहे हैं न्यू एज पेरेंटिंग के सबसे बड़े राज। जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सारी 21 स्ट्रैटेजी 15th पे आ गए। स्कूल का सिलेक्शन बड़ा क्रिटिकल होता है, स्कूल सिलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल। हर माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल देना चाहते हैं, पर घर के अलावा, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वो बच्चा स्कूल में बताता है, इसलिए माँ बाप चाहते हैं सबसे बढ़िया स्कूल में करो, जिसकी ज्यादा फीस उतना बढ़िया स्कूल, जितनी ज्यादा फीस उतना बढ़िया स्कूल। अरे नहीं, कई बार पेरेंट्स दिखावे के लिए अपने बच्चे को महंगे स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन, और ताकि वो अपने ग्रुप में सबको बोल सके, अरे मैं तो फलाने स्कूल में भेजता हूं, देखो 50,000 रुपए की फीस है, मैं 1 लाख की फीस, 2 लाख की फीस, वो सुनाना चाहते हैं लोगों को। नहीं सर, बिल्कुल मत करना ऐसा, कभी मत करना। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि स्कूल के अंदर की फैसिलिटी अगर आपके घर के कंपैरिजन के आसपास हो तो ठीक है। अगर स्कूल के अंदर की फैसिलिटी और वहां बच्चे बहुत महंगी महंगी फीस देके आ रहे हैं, तो वहां के जो बच्चे हैं, अगर वहां की फैसिलिटी बहुत, बच्चे बहुत आगे एडवांस्ड हैं, तो उसको घर पे रह के अच्छा लगेगा ही नहीं।
बच्चे को स्कूल अपनी क्षमता के अनुसार उसके बराबर या उसके आसपास का देना चाहिए, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे हाई एंड गैजेट डिस्कस करेंगे, लग्जरी गाड़ियों का डिस्कशन करेंगे, एग्जॉटिक हॉलिडे लोकेशंस का डिस्कशन करेंगे, ब्रांडेड कपड़ों के ब्रांड्स की बातचीत करेंगे, जूतों के ब्रांड की बात करेंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात करेंगे। और जब वो घर आकर के देखेगा और घर पे आकर के आपका घर का बुरा हाल देख करके फिर वो आपको ऐसा मानेगा कि मेरे माँ बाप किसी काम के नहीं है, माँ बाप ने कभी अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, बाप ने कुछ करके दिखाया नहीं, हम पे चिल्लाता रहता है। वो पेरेंट्स बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ऐसे स्कूल में डालते हैं, पर उल्टा भविष्य खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। माँ बाप को लगता है हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, और बच्चे देखते हैं कि उसके दोस्त रईस है, उनके महंगे शौक हैं, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, या फिर वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो घर में चोरी करने लग जाएगा अचानक से, या घर में घर का कोई सामान नहीं लाकर बाहर बेच आएगा, या किसी दोस्त रिश्तेदार को झांसे में देकर के पैसा लूट लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। या तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दब जाएगा, या फिर वो कोई गलत काम करेगा, वो सफेद झूठ बोलना शुरू कर देगा, फैमिली फंक्शन में जाने से कतराएगा, आपके साथ उठेगा बैठेगा नहीं, आपको गरीब समझने लग जाएगा। हाँ, आपको ऐसे समझेगा जब तुम्हारी औकात नहीं तो मुझे स्कूल में डाला क्यों, महंगे स्कूल में डालने से फिर, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि महंगे स्कूल में बच्चों को डाल के विकास होगा। और अगर इसको ढंग से चेक नहीं किया ना आपने, उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी बढ़ सकती है कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ सब गाड़ियों पे आ रहे हैं, बच्चा आपका स्कूल की बस पे जा रहा है, वहाँ बच्चों के जूते भी स्कूल के ब्रांडेड होते हैं, नाइकी का जूता पहन के आता है, आप सिंपल जूता पहनाते हैं उसको, वहाँ वो घड़ी भी महंगी पहन करके आता है। तो ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले बच्चों के पास बहुत बड़ा रिस्क होता है, उनको क्रोनिक डिप्रेशन में चले जाना और वर्थलेस फील करना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म में इमोशनल सोशल रिलेशनशिप पे बहुत इंपैक्ट लेकर के आता है। दूसरी चीज़, स्कूल नज़दीक रखो अपने घर के, बहुत दूर का स्कूल कभी मत लेना। कई बार अच्छे स्कूल के चक्कर में पेरेंट्स इतना दूर भेज देते हैं बच्चे को कि 1.5 घंटा सुबह जाने में, 1.5 घंटा आने में, क्योंकि बस तो देखो हर स्टॉप पे रुकेगी, अगले स्टॉप पे बस रुकते रुकते बहुत टाइम लगाती है। छोटा डिस्टेंस भी 45 मिनट 1 घंटे में कवर करती है, और अगर 1.5 घंटा आखिरी स्टॉप और पहला स्टॉप हो गया तो बच्चे की जिंदगी खराब। क्यों खराब? क्योंकि वो सारे मेधावी बच्चे जो स्कूल के पास में रहते थे ना, उनकी जिंदगी में आपके बच्चे के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा हो जाते हैं। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को। आपके बच्चे की जिंदगी से 1.5-3 घंटा डिलीट हो गया है, इवेपोरेट हो गया है, निकल गया है, खत्म हो गया, गायब हो गया है। उसके 3 घंटे उसकी जिंदगी में से खत्म कर दिया आपने, क्योंकि वो बस में 1.5 घंटा सुबह बैठा, बस में 1.5 घंटा दोपहर को बैठा, उसका ट्रैवलिंग टाइम खत्म करिए, आसपास लेकर के आई है। और फाइनली तीसरी चीज, स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसमें एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता हो। स्कूल ऐसा हो जिसमें स्पोर्ट्स हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन, टैलेंट, ये सब हो। स्कूल ऐसा हो जहां पे इन सारी एक्टिविटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, कंपटीशन, ओलंपियाड, सेमिनार, इन सब पे ध्यान दिया जाए। मैं इसीलिए सारी एडटेक कंपनी केवल एग्जाम पे ध्यान दे रही थी। मैं केवल बड़ा बिजनेस जूनियर है, किसी एडटेक कंपनी है जो एग्जाम के बाद भी है। आज हम अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, डंके की चोट पे बोलते हैं। 7,999 में जो हमने लॉन्च प्राइस दिया, किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हम इतना अफोर्डेबल लेकर के आए, इतना अवेलेबल लेकर के आए हैं। हम Tier 3, Tier 4 सब हिंदी भाषा में, और इसलिए हम मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉग इन एंड्रॉइड पे भी है, मोबाइल पे भी है, टैबलेट पे भी है, विंडो पे भी है, लैपटॉप पे भी है, डेस्कटॉप पे कमिंग सून, आपके लिए गेम चेंज कर दिया। और सुनो मेरी बात, सुनो भैया, एक बात और, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, अंत तक लिख लेना एक एक बात, यही होगा, यही रहेगा आपके जिंदगी भर आपके साथ। 16वीं स्ट्रैटेजी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते। क्या बोला स्ट्रैटेजी, कमाल की। सबको पता है पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, फिर अपने बच्चे के साथ गलत क्यों कर रहे हो आप? बच्चा अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें डीजल क्यों डाल रहे हो? इंजन सीज हो जाएगा। जैसा बच्चा उसको वैसा एक्सेप्ट करो। हाँ, कोई बच्चे इंट्रोवर्ट है, कुछ एक्सट्रोवर्ट है, कुछ शाय है, कुछ टॉकेटिव है। कैसे किया जाए? इंट्रोवर्ट बच्चे को पहले खिलौने के साथ बात करना सिखाया जाता है, उसको पिच द पिक्चर सिखाया जाता है, उसको कहानी बोलना सिखाया जाता है। देखो, बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। पहले आप समझते हैं, एक होता है विजुअल लर्नर्स, को बोलते हैं वैक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। हर बच्चा अलग है। ये सुनो, बहुत काम का टॉपिक बता रहा हूं, मेरे को बहुत बाद में पता चला था अपने बारे में। पूरे स्कूल टाइम पे मुझको नहीं पता चला था कि मैं विजुअल लर्नर नहीं हूं, मैं ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर हूं। मुझे खुद अपने बारे में बाद में पता चला था। आज पता चल रहा है कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है कि ऑडिटरी के काइनेस्थेटिक है। क्या फर्क है? सुनो, विजुअल लर्नर वो होता है जो पढ़ के सीखता है, देख के सीखता है, पढ़ के सीखता है, देख के सीखता है। उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वो घंटों बैठ के किताब में पढ़ सकता है, वो ग्राफ पढ़ेगा, चार्ट पढ़ेगा, डायग्राम पढ़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल, उसको कलर्स अच्छे लगते हैं, वो ड्राइंग कर सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो स्क्रिबलिंग करता रहता है, वो लिखता रहता है, उसको हैंडराइटिंग भी उसकी सुंदर होती है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं करता, उसकी मेमोरी अच्छी होती है। वो नॉर्मली स्कूल में अगर मौका दिया जाए तो पहली रो में जाके बैठता है, दूसरे रो में जाके बैठता है, उसको पीछे बैठना पसंद नहीं है। लेकिन दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर, इनको सुन के और बोल के सीखना पसंद है। ये जितना बोलते हैं, जितना सुनते हैं, उतना अच्छा सीखते हैं।
हाँ, ये ऊंची आवाज में बात भी करते हैं, इनको रिकॉर्डिंग सुनना अच्छा लगता है, इनको ऑडियो फाइल अच्छा लगता है, इनको वीडियोस अच्छे लगते हैं। ये रीडर स्लो होते हैं, इनको रीडिंग पसंद नहीं आती है। ये अगर कोई नॉइज आ जाए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पढ़ते पढ़ते भी बोलते बोलते पढ़ते हैं, ये इनको गाते गाते पढ़ते हैं, कई बार म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं। ये डिबेट्स में अच्छे होते हैं, ये बातचीत में अच्छे होते हैं, ये लेक्चर सुनना पसंद करते हैं, और मौका दिया जाए तो ये क्लास में जाके बीच में बैठते हैं, ना आगे बैठते हैं ना पीछे बैठते हैं। पर कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, ये बिल्कुल अलग है। हमारे देश के स्कूल इनके लिए बने ही नहीं है। हमारे देश के स्कूल इनके लिए, ये केवल छूने से और करके सीखते हैं। इन्हें कुछ करने के लिए दे दो, इन्हें कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व पसंद रहता है, इन्हें प्रोजेक्ट करना, इनको एक्सपेरिमेंट करना, इनको बिल्ड करना, इनको एक्शन, इनको टास्क करना, इनको चलना, इनको चलते चलते बात करना, इनको फिजिकल रिवॉर्ड पसंद है। ये काइनेस्थेटिक है। ये मोबाइल की नोटिफिकेशन आते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपने देखा कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में पीछे बैठते हैं और अपना पाँव हिलाते रहते हैं, टक 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 टक, उनका बेंच के नीचे पाँव हिलता रहता है। ये काइनेस्थेटिक वाले होते हैं। ये हर समय इनका पाँव हिलता रहता है हर समय। ये पेंसिल भी ना टक टक ऐसे ऐसे उंगली में हिलाते रहते हैं हर समय, नीचे मारते रहते हैं कॉपी पे, है ना। ये कौन है? काइनेस्थेटिक है। इनको ना बॉडी के मोशन से सीखना पसंद आता है। हाँ, हिलते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते पैर बिना, अब मास्टर जो पैर मत हिलाओ, क्यों ना हिला, वो हिलाएगा पैर। अब नहीं, पैर हिलाना गलत होता, वो बिना हिलाए पड़ेगा ही नहीं, कुछ करेगा नहीं। इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, इनको स्पेलिंग याद नहीं रहती है। ये जेस्टिकुलेट होते हैं, ये हाथों के इशारों से बात करते हैं, ये कपड़े भी अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं और नॉर्मली लास्ट सीट पे बैठते हैं। भैया, अब आपका बच्चा कौन है समझना है। इसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं। ये बोलते हैं विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग लर्निंग स्टाइल। आपको अपने बच्चे का स्टाइल आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न पढ़ो उसका कौन सा है, उसकी प्रेफरेंस को समझो। ऑनलाइन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे देश के अंदर, उनको यूज करो। क्या बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाओ। उसके 7/10 को बढ़ाओ, उसके 2/10 को नहीं बढ़ाते हैं। उसको टीचिंग टूल विजुअल लर्नर के क्या होते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे, फ्लो चार्ट पे, पिक्चर पीपीटी से पढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑडिटरी वाला है वो बातचीत करके पढ़ेगा, मेमोराइज करेगा, वो ओरल क्विज करेगा, वो डिबेट करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, वो जोर से पढ़ेगा। पर काइनेस्थेटिक वाला करके सीखेगा। एक पढ़ के सीखता है, एक सुन के बात करके सीखता है, एक करके सीखता है। 3 प्रकार के लोगों को आप देखो आपका बच्चा कौन सा। अच्छा, हर एक में तीनों होती हैं, लेकिन एक ज्यादा होती है। हर एक में तीन होते हैं। ये नहीं कि तीनों, हर बच्चा बिल्कुल एक ही का निकलेगा कि ये केवल काइनेस्थेटिक, ये केवल ऑडिटरी, ये केवल विजुअल। हर एक में तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, पर कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो विजुअल लर्नर के लिए, पढ़ के सीखने वालों के लिए बनाया गया है, और थोड़ा सा ऑडिटरी सुन के। काइनेस्थेटिक के लिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, करके सीखने वाला है ही नहीं। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ जो काफी सारे जो जीनियस होते हैं ना, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से, और उनको शैतान और बुद्धू बच्चा बोला जाता है। पीछे बैठते हैं, लेकिन वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, इसीलिए आपको समझना है कि आपका बच्चा है कौन। वाई चिल्ड्रन आर नॉट टॉट अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्टाइल, यही सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नजर आती है। हाँ, कि लेस वो फिर मोटिवेटेड नहीं है नॉलेज गेन करने के लिए। देखो, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW बोलते हैं इसको, वो किसमें तेज है। और मैंने यही प्रॉब्लम को समझ के काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजुअल, इसको समझ के तीनों का कॉम्बिनेशन बीबी जूनियर में लेके आया कि मैंने लर्नर सेंट्रिक बनाया, टीचर सेंट्रिक नहीं बनाया। बच्चे को क्या चलता है उस हिसाब से करो। हाँ, उसको एक्सपेरिमेंट की लैब्स दी है हमने अपने आप के अंदर, साइंस की यूनिक फीचर है ये हमारा। हमने उसको ज्योग्राफी के इंटरैक्टिव मैप्स दिए हैं, साइंस के उसको एनिमेशंस दिए हैं, हिस्ट्री की उसको टाइमलाइन, ग्रेट पर्सनालिटी की 3D 4D वॉक थ्रू दिए हैं, उसको लाइव फुटेज दिए हैं। ये बनाने में सालों साल लग जाता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को मैं 6ठी क्लास में जब मैं था ना, मेरे को समझ नहीं आता था क्या कौन क्या कर गया मोहनजोदाड़ो में। मेरा दिमाग खराब करके चला गया। और ये हमारी हिस्ट्री की टीचर ये डंडा पकड़ के पेलती रहती, हमको इतना मारती, हम परेशान रहते थे। लेकिन आज हमने ऐसी ऐप बना दी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के एरियल पिक्चर्स के साथ करंट 3D 4D वॉक थ्रू दिया ला करके। इसीलिए बड़ा बिजनेस जूनियर में केवल समस्या लेकर नहीं, समाधान भी लेकर के आया हूँ। और प्राइस में ऐसा लाना चाहता था कि देश की आधी जनता इसको आराम से ले सकती है। बहरहाल 17वीं स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। यूनिवर्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन टू राइट ब्रेन। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम, अकाउंट, फाइनेंस, फैक्ट एनालिसिस आता है। और एक होता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में विजुअल, इंट्यूटिव, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, रिदम, फीलिंग, विजुअलाइजेशन, डे ड्रीमिंग, वो सब आता है। यानी कि राइट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, लेफ्ट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। ये सबको पता है बात, ये प्रूवन टेस्टेड है, सबको पता है। लेकिन रीसेंट डेटा से समझ में आया। देखो अब, अच्छा इसको ऐसे समझो कि अगर किसी भी इंसान को, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, किसी भी इंसान को उसने 15 दिन पहले डेटा सुनाऊं
कि ये डेटा ऐसा था, उसको वो डेटा याद रहेगा या 15 साल पहले उसने गाना सुना हो, हाँ, कहो ना प्यार है, ये गाना 15 साल पहले आया था, 15 से थोड़ा ज़्यादा उसी के समय आसपास आया होगा, हाँ। ऐसे बोलते बोलते मुझे यही एग्जाम्पल याद आ रहा है इसी गाने का, हाँ, कि तो अब वो ऋतिक रोशन का गाना था कहो ना, वो गाना ज़्यादा याद होगा या 15 दिन पुराना डेटा याद होगा? 15 साल छोड़ दो भाई साहब, 50 साल पुराना गाना भी याद रहेगा लोगों को। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो, लोगों को गाना याद रहता है, डेटा भूल जाते हैं। क्यों? ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों लोग डेटा, नंबर, लॉजिक सब भूल जाते हैं लेकिन उनको गाने, इमोशन, फीलिंग सब याद रहते हैं? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन 10% रिट्रीवल देता है और राइट ब्रेन 90% रिट्रीवल देता है। यह नहीं पता था लोगों को, जो मैं आपको बता रहा हूं पेरेंटिंग के वेबिनार में। लेफ्ट ब्रेन से केवल 10% इंफॉर्मेशन वापस निकाली जा सकती है, राइट ब्रेन से 90% निकाली जा सकती है। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल, लॉजिकल, डिटेल, फैक्ट, नंबर, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का होता है और राइट ब्रेन इमोशंस, फीलिंग, फ्री थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिविटी का होता है। अब ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो रट्टा मारने की है। अब लेफ्ट ब्रेन से कुछ याद नहीं रहता तो रट्टा मरवाया जाता है, कॉपी कराया जाता है। अब स्टडी के पैटर्न्स बदल गए, स्टडी के पैटर्न विजुअल हो गए, इंटरैक्टिव हो गए, सब कुछ समझ में आ गया। ये जो 90% वाला ब्रेन है ना, इसका इस्तेमाल करो। अब मैं आपको बताता हूं गेम कहां चेंज होता है। गेम होता है व्हाट इफ वी कैन मेक द लेफ्ट ब्रेन कंटेंट कंज्यूम्ड विद राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न्स। सुनो मेरी बात को, मैं अगर मैथमेटिक्स को, अकाउंट्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैं डेटा को, नंबर्स को अगर विजुअल फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में, स्टोरी में और इमोशंस के साथ सिखा दूं तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। ये है मेन मुद्दा। समझ आ गया मेरा बात आपको? ये मेन मुद्दा है कि अगर मैंने मैथमेटिक्स को कहानी के साथ सिखा दिया, इसीलिए क्यों टीचर कुछ अच्छे होते हैं, इसीलिए क्यों फिजिक्स वाला को हमने इन्वाइट किया, हमारे साथ आए, वो उन्होंने बड़ा भारत शो में बहुत अच्छी बातचीत करी। फिजिक्स वाला क्यों उनका इतना नाम है? क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन के स्टाइल में सिखाते हैं, वो एक्टिंग करके सिखाते हैं, इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं, अपने जीन्स पे टैटू बना के ले आते हैं, जीन्स पे फॉर्मूला लिख के आते हैं, कहानी करते हैं, एक्टर्स की तरह कहानी करके सिखाते हैं, वो खूब ड्रामा करते हैं। हाँ बेटा, हाँ ठीक है पापा खरीद ले। हाँ हाँ ठीक है पापा पैसा पैसा। और इतना बढ़िया काम करते हैं। ये है मेन मुद्दा कि लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन के स्टाइल में सिखाओ। यानी कि आप लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को रट्टा मत लगवाओ, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे की थ्योरी को, उसके पीछे की स्टोरी को, उसके पीछे के फ्रेमवर्क को, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को, उसके पीछे के लॉजिक्स को विजुअली स्टोरी के साथ समझा दो बच्चों की भाषा में। बच्चे कहते हैं अरे समझ में आ गया, ये मास्टर जी सबसे अच्छे हैं। याद है बच्चों को, आप सारे बच्चे जो देख रहे हो इस वीडियो को, कुछ मास्टर आपको पसंद आते हैं, ये वही मास्टर हैं जो लेफ्ट ब्रेन की पढ़ाई को राइट ब्रेन के स्टाइल में करा देते हैं। ये यहाँ पे सारा गेम। इसीलिए आज जब मैंने अपनी तैयारी करी तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 3D, 4D, ऑडियो, विजुअल, रिटेंशन टेक्निक आसान। मैं अपनी मेहनतें बताना चाहता हूं आपको कि मैंने क्या मेहनत करी पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, कि बच्चों के लिए वीडियो, क्विज, गेम्स और वर्कशीट के साथ पढ़ाई कराएंगे। स्कूल की पढ़ाई ऐसा नहीं करेंगे बस खाली एनसीईआरटी की किताब पढ़ ले। देखो भैया, 2 चीजें हैं, हाँ, एक होता है टॉप लाइन एकेडमिक स्कोर, एक होता है बॉटम लाइन पर्सनालिटी स्कोर। ये दोनों को बिल्ड करा दो, ये है बड़ा बिजनेस जूनियर। बहरहाल आज के प्रोग्राम में लेट्स गेट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू ऑपरेट लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। माता पिता के लिए इससे अच्छा वीडियो कोई नहीं हो सकता। अगर आप बच्चे हैं, ये सारे माता पिता तक वीडियो पहुंचा दो और ये इससे मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूं पेरेंटिंग के स्टाइल में। फ्री वीडियो है, सबके लिए अवेलेबल है, शेयर कर देना इस वीडियो को दबा करके। 18वीं स्ट्रैटेजी, 18th रूल्स इन हाउस एलिमिनेट्स कंफ्यूजन। घर में ना पॉलिसी बना दो, रूल्स बना दो, कंफ्यूजन खत्म। आपको बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका? किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं है। नोबडी लाइक्स टू हियर नो। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं। हमारे घर की ये पॉलिसी है, हमारे घर का ये रूल है, ये बता दो। जंक फूड, आप जंक फूड नहीं खा सकते। हम जंक फूड खाली संडे को खाते हैं, हमारे घर का रूल है। अब बच्चा मंडे टू सैटरडे मांगेगा ही नहीं, क्योंकि घर में आपने रूल बना दिया। रूल बनाने के बाद क्या होता है, आपको बार बार मना नहीं करना पड़ता। यू डोंट हैव टू से नो। हाँ, जैसे आपने रूल बनाया कि घर से बाहर, रूम से बाहर निकलते वक्त जैसे कई बार माता पिता आपस में बात करो तो बच्चा बीच में बोलता है, तो ये बीच में मत बोलो, बीच में बोलो नहीं। आपने एक रूल बना लिया घर में कि डोंट इंटरप्ट व्हेन 2 एल्डर्स आर टॉकिंग। तो आपको वो नहीं बोलना पड़ेगा, शट अप नहीं बोलना पड़ेगा उसको। परिवार में जब नियम बना लिए जाते हैं ना,
देखो आप, हाँ, इट इज पेरेंटिंग, इट्स नॉट फादरिंग एंड मदरिंग। हाँ, ये फादरिंग नहीं है कि फादर अकेला कर लेंगे, मदर अकेले कर लेंगे। आपको दोनों के बीच में रिश्ता होना अच्छा जरूरी है। फिर भी हर घर में माता पिता का झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है। बच्चों को पीछे मत लेकर के आइए, बिल्कुल मत लेके आइए, बच्चों की जिंदगी मत खराब करिए। हाँ, आप बच्चों को उनसे अलग रखिए। पेरेंटिंग में टीम वर्क चाहिए आपको, मदर और फादर दोनों चाहिए। अपनी ईगो को छोड़ दो, घटिया ईगो को छोड़ दो, बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। हाँ, नहीं तो बच्चे जो है ना इसका फायदा उठाते हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपस में कोई आर्ग्यूमेंट है तो बच्चों को उससे बाहर रखो। तो इफ यू आर फाइटिंग विद द स्पाउस, इट इज एक्सपेक्टेड फॉर कपल्स टू हैव डिसएग्रीमेंट, इट इज ओके। सब जगह कलह का संसार है, कलयुग है जहां कलह का युग है, परंतु रूल बनाइए। हाँ, और बच्चों को जब रूल मिल जाता है तो फिर वो रूल फॉलो करते हैं, आपको उनको रोज इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। हाँ, जैसे कि कुछ रूल नॉन नेगोशिएबल आप बना सकते हो। हाँ, कि घर का दरवाजा ये चेक करे बिना नहीं खोलना है कि बाहर कौन है, ये रूल बना दिया आपने। सड़क क्रॉस करते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों जगह देखना है, ये आपने रूल बना दिया। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी वैल्यूज के हिसाब से अपने रूल बनाइए और खुद भी फॉलो करिए। किसी भी कमरे में जाना नॉक करके जाना, ये रूल बना दिया आपने। इस घर में सबकी रिस्पेक्ट करनी, चाहे नौकर हैं, दादा है, पिता है, माता है, कोई भी है। किसी को भी नेम शेमिंग नहीं करना या पलट के जवाब नहीं देना, आपने रूल बना दिया। अब रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। हाँ? आप दरवाजा पटक के नहीं जा सकते, रूल बना दिया, रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते आप। टीवी का यही टाइम है, शाम को 8 से 9 हम टीवी देखेंगे, 1 घंटा सारे इकट्ठे बैठ के, और बायोपिक देखेंगे, बायोग्राफी देखेंगे, जो भी। रूल बना दिया। अब आपको हर समय मना नहीं करना पड़ेगा। तो उसका मोबाइल का, टीवी का आपने रूल बना दिया, हर समय छोड़ना। तो अब रूल बना दिया कि इस घर में सिर्फ सच बोलेंगे, आप भी सच बोलिए, वही बोलेंगे, फेस करना पड़े फेस करेंगे, चोरी कभी नहीं करेंगे, रूल बना दिया। तो आपको हर बार नहीं बोलना पड़े। इफ यू मेक अ मेस यू हैव टू क्लीन इट अप, रूल बना दिया। तुमने गंदा किया तो तुम ही साफ करोगे, हर बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो रूल बनाइए और धीरे धीरे वो रूल्स को कम्युनिकेट करिए, ताकि जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एस होते हैं। हाँ, बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन, पहले मोबाइल, फिर स्पोर्ट्स खेलेंगे, फिर स्टडी, तीसरा एस पढ़ेंगे। आप रूल बना दो वहाँ पे, पहले स्टडी, आपको क्या करना है, 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा मोबाइल यूज करना है। आपने 3.5 घंटे का रूल बना दिया उनके लिए। 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा स्क्रीन यूज कर सकते हो आप। 3.5 घंटे का रूल बना दिया आपने। अब ये रूल फॉलो करेगा बच्चा, हर रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। तो आपको अगर घर में रूल्स बन जाते हैं ना, तो जिंदगी आसान हो जाती है, और फिर वो रूटीन्स को भी फॉलो करते हैं। इसके लिए आप एक जार मेथड भी यूज कर सकते हो, बड़ा अच्छा मेथड होता है जार मेथड। घर में 2 जार ले आओ, बढ़िया से 2 जार लेकर के, एक पे लिख दो पेरेंट्स और एक पे लिख दो बच्चे का नाम, सोनू मोनू जो भी है, बच्चे का नाम लिख दो, और एक पे पेरेंट्स लिख दिया अपने, फादर मदर, ठीक है, जो भी है। और बच्चे को कह दो, अगर आपने रूल फॉलो किया तो उसमें 10 रुपए जाएगा, रूल टूटा तो उसमें से निकल के माता पिता के जार में चला जाएगा। हाँ, अगर इफ किड बिहेव इनअप्रोप्रिएटली, उसमें से 10 रुपए निकलेगा और वो आ जाएगा जो है पापा के जार में। और अगर बच्चे ने अच्छे से बिहेव किया, रूल फॉलो किया, तो पापा के जार से 10 रुपए निकल के सोनू मोनू के जार में आ जाएगा। है तो एंड ऑफ द वीक, 1 हफ्ते के बाद उसको कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको वो खर्च कर सकता है आपकी संरक्षण में, आपकी गाइडेंस के अंदर, वो आराम से खर्च कर सकता है। तो उसके पास एक मोटिवेशन भी रहता है। हाउस के रूल्स कॉम्प्लिकेटेड मत रखिएगा कभी भी, इजी रूल्स बनाइएगा। और इजी रूल्स बनाएंगे तो आप उनको ट्रैक कर पाएंगे और प्रैक्टिस करा पाएंगे। मैंने सोचा कि बच्चे को मैं अगर बड़ा बिजनेस जूनियर दूंगा तो मैंने कैसे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे रूल्स बनाऊँ, रूल्स माता पिता चेक कर पाएंगे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो मैंने एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम ला दिया अपनी ऐप में, बड़ा बिजनेस जूनियर में, कि आप उसकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं माता पिता। हाँ, रूल है कि अगर आपको 2 घंटा पढ़ना है तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो वो मोबाइल में जब उसने पूरा वीडियो देख लिया और टेस्ट अपीयर कर लिया तो उसमें ब्लू टिक आ जाएगा। तो पापा को पता चल जाएगा, पापा को नोटिफिकेशन आता है कि बच्चा पढ़ रहा है। उसकी लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं कंटेंट कंजम्पशन की। ऐसा ना हो कि आपने उसको बीबी जूनियर का ऐप लाके दे दिया मोबाइल पे और वो लगाया अपना फ्री फायर खेलने में, और दूसरी जो आजकल गेम आती है वो गोली चलाने वाली और भी गेम आती हैं, वो सब अपना खेलने में लगा। आपको पता नहीं चल रहा कि पढ़ रहा है कि खेल रहा है। लेकिन हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा नहीं पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कितना पढ़ा है उसने। तो हमने, आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हो। यही है बेसिकली, ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं किए उसने, वो सेल्फ स्टडी कितनी कर रहा है, पेन पेपर प्रैक्टिस कितनी कर रहा है, ग्रास्प कितनी कर रहा है। तो हमारे बड़ा बिजनेस जूनियर है, माता पिता को रिपोर्ट मिल जाती है, उसने की पॉइंट, चैप्टर हाइलाइट्स, की टर्म्स उसने पढ़े या नहीं पढ़े हैं, नोट्स उसने पढ़े या नहीं पढ़े हैं, उसने प्रैक्टिस सेशन अपीयर करे नहीं करे हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हमने ओलंपियाड के मैथ्स और साइंस दोनों के प्रैक्टिस सेशन ला करके दिए। लोग ओलंपियाड में केवल मैथ्स कवर करते हैं, हमने बीबी जूनियर में साइंस भी कवर कर दिया है। अब बच्चे ने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, माता पिता को रिपोर्ट मिल जाती है। आपने रूल बना दिया तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और सुन लो मेरी बात भैया, आंख नाक मुंह सब खोल के बैठिए, नजर ना हटे एक भी बार, लगने वाली है सभी बच्चों की नैया पार। 19 स्ट्रैटेजी जो है, इनकरेज इंक्विजिटिवनेस। सवाल बच्चों के मन में बहुत होते हैं
और कैसे आप उससे उनकी ग्रोथ पे उनको लेके जा सकते हो। जिंदगी में उत्तर सही तभी मिलेगा जब प्रश्न ठीक हो, और बच्चों को सही प्रश्न पूछना आ गया और आपने सही उत्तर देने शुरू कर दिए। पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, आप पूछो वो जवाब दे, वो पूछे आप जवाब दो, आप पूछो वो जवाब दे, वो पूछो आप जवाब दे, वहीं से बच्चा बिल्ड होता है। और डायरेक्शन ठीक दे दो क्वेश्चन की। फॉर यंग चिल्ड्रन क्वाइट लिटरली सीकिंग एक्सप्लेनेशन, वो उनके लिए डीप रूटेड डिजायर होती है। जितनी उनको खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, उतनी उनको सवालों के आंसर की जरूरत होती है। जितनी उनको भूख होती है ना खाने की, उतनी ज्यादा जरूरत होती है कि उनको उनके कोई क्वेश्चन का आंसर दे दे। बच्चे का ब्रेन और ऐसे डिजाइन होता है कि वो सब इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता है। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दे दे सब एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको मालूम नहीं है, साइंस ने प्रूव किया है। पर आयरनी क्या है, बच्चों को डिस्करेज कर दिया जाता है। बेकार का सवाल मत पूछ, एक फालतू सवाल मत पूछ। मेरी बात सुनिए, आपके पास आंसर नहीं है, सवाल फालतू नहीं होते, उनको बस डायरेक्शन देनी थोड़ी थी। इसको बोलते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और वो क्वेश्चन पूछना ना बच्चे के IQ को दर्शाता है, कितना अच्छा IQ है इसका। आप उसके IQ का पूरा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है कि वो अलग अलग एंगल से एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके मन में सवाल आ रहे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए सवाल जवाब पे। ये उनको नई डिस्कवरीज में, उनको डिसीजन मेकिंग को पॉलिश करने में उनको जिंदगी भर मदद करता है। एक बच्चों के जो सवाल होते हैं वो जब वो नॉलेज को प्रोसेस करने में आपके उत्तर से उसको बहुत मदद मिलती है। वो इन गैप्स को खत्म करके अपनी सेल्फ एस्टीम को बड़ा कर पाता है। और अगर बच्चों ने सवाल पूछना बंद कर दिया ना, वो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट है। उनके सवालों पे उनको डांटा गया है, उनको उनके सवालों पे नीचा दिखाया गया है। इसलिए उनको कभी जज मत करिए, रिडिक्यूल मत करिए, बिल्कुल भी। कोई सवाल पूछे वो बात करिए। आपको पता है एक साइंस के सर्वे के हिसाब से चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या बताया गया है कि कौन से बच्चे को आप बताया गया कि वो बहुत अच्छा बिल्ड होगा? वो बच्चा जिसके एक दिन में एवरेज 73 क्वेश्चंस का आंसर दिया हो माँ बाप ने। इम्पॉसिबल लग रहा है ना आपको? 73 के आप 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। लेकिन ऐसा बताया गया है कि वो बच्चा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिखाएगा सबके मुकाबले, जिसके एक दिन के अंदर 24 घंटे में 73 प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो। ये स्टडी बता रही है। दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग बॉस, दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग। जो कंटेंट दे रहा हूं ना कहीं मिलेगा नहीं आपको, इंटरनेट के यूनिवर्स पे अवेलेबल नहीं है ये। रिवॉर्ड करो बच्चे को उसके क्वेश्चन पे, उसको बोलो क्या बड़ा ग्रेट क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओ शाबाश, ओ क्या पूछ रहे हो, क्या बात पूछी यार, ओ मजा आ गया। ये करो तो बच्चा और पूछेगा तो और आप इन्वॉल्व हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 4 प्रकार के पेरेंट होते हैं, अथॉरिटेरियन, परमिसिव के अलावा होते हैं डेमोक्रेटिक और नेग्लेक्टफुल। 4 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, याद रखिएगा हमेशा भी आप। अथॉरिटेरियन कौन से हैं? जैसा बोला वैसा करो, बहस मत करो। अगर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना ना, तो तानाशाही की प्रवृत्ति खत्म कर दो बच्चों के साथ में। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी, जो बोला है वो करो। परमिसिव, ये बेकार पेरेंट है, ठीक है, जो करना है करो। परमिसिव, जो करना है करो। बच्चों की मेमोरी में रहना ना कल को, तो आज उनकी जिंदगी में रहना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपको याद करें आपके बुढ़ापे में, तो आज आप उनको याद करो अपनी जवानी में। और तीसरे होते हैं डेमोक्रेटिक, अप्रिशिएटिव। ये बहुत बढ़िया पेरेंट। ये डेमोक्रेटिक, मिल बांट के बच्चों की सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, मिल बांट के रिश्ता बनाते हैं। कदम कदम पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाओगे तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माता पिता कहलाओगे। और फिर है चौथे निग्लेक्टफुल। इनको मालूम ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है, कहां जाके सुल्फा, सिगरेट, शराब क्या पी के आ रहा है, क्या करके आ रहा है, गांजा मार के आ रहा है, इनको मालूम ही नहीं। ये निग्लेक्टफुल है, इनको पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों की परवरिश में अगर आप समय नहीं बिताओगे तो दुनिया के लापरवाह माता पिता कहलाओगे। 4 में से डेमोक्रेटिव और अप्रिशिएटिव, जो बच्चों के साथ इन्वॉल्विंग पेरेंट हैं, वो सबसे बढ़िया होते हैं। और मैं भी क्वेश्चन की गेम्स खेलता हूं बच्चों के साथ में, और मैं अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूं क्वेश्चन की गेम्स खेलें। आपको सजेशन दे देता हूं। कुछ अम्ब्रेला टॉपिक होते हैं, सीधा एनिमल पे, सीजन पे, फ्रूट पे, कंट्री पे, फिल्म पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, इस पे चर्चा करो बच्चों से। ये स्पेसिफिक टॉपिक उठा लो, कुछ कुत्तों पे, पोलर बेयर पे, मैंगो पे, पेरिस पे, किसी पे भी 5 सवाल आप पूछो बच्चे से, 5 वो पूछे। अगले दिन की एक्टिविटी दे दो, वो भी रिसर्च करके आएगा। और स्कोर कर लो, किसने ज्यादा अच्छा सवाल पूछा, किसका आंसर ठीक है, किसका आंसर गलत है। देखो इजी करता हूं, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आम पे सवाल कर लो बच्चों से, उसे बोलो अपने बेटे को कि भाई मैंगो में कौन कौन से विटामिन है। एक सवाल पूछ लो तो वो अपना रिसर्च करके बताएगा मैंगो में विटामिन ए है, सी है, ई है। या मैंगो से क्या 5 चीजें बन सकती हैं, तो वो अपना सोच के बताया मैंगो से आम का अचार बन सकता है, आम के जैम बन सकता है, आम की चटनी बन सकती है, आम का पापड़ बन सकता है, अमचूर का पाउडर बन सकता है, आम रस बन सकता है। या फिर मैंगो कहाँ उगता है हमारे देश में,
तो वो भी अपना लगा। उत्तर प्रदेश में उगता है, महाराष्ट्र में उगता है, कर्नाटका में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में। या 5 तरह के मैंगो कौन से हैं, अब वो भी अपना रिसर्च करने में लग जाएगा, पड़ेगा 5 तरह के कौन से। आप अल्फांसो तो पता है मुझे, दशहरी लंगड़ा पता है, उसको और नहीं पता मुझे। तो आप बताओ, उसको आम्रपाली होता है, तोतापरी होता है, बादामी आम होता है, मालदा आम होता है। हाँ, या अब जो आम किस किस रंग में आते हैं, आम तो येलो ही आता नहीं, आम हरा भी आता है, आम लाल भी आता है। हाँ। अब सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को रेज करने का, तो उसके साथ में हैप्पीली पॉजिटिवली उसको एंगेज करो, उसको फ्यूचर के लिए रेडी करो, उसको इन्वॉल्व करो। मैं इसी चक्कर में जब बड़ा बिजनेस जूनियर भी मैंने बनाया ना, तो बच्चों की इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाया कि वो इतने क्वेश्चन आंसर उनके साथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन दिए हमने, बच्चों को टाइम लिमिट दे दिया प्रैक्टिस सेशन का। 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक सब में प्रैक्टिस सेशन क्विज दिया हमने। सारी एनसीईआरटी की किताबों को सॉल्व कर दिया 6ठी से 10वीं तक। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दिया हमने 1ली से 10वीं क्लास के लिए। सैंपल पेपर, वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, फॉर्मूला मास्टर, मैथ फॉर्मूला मास्टर, आईआईटी फाउंडेशन क्वेश्चन, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्वेश्चन बैंक। हमने 1 लाख क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दे दिया कि बच्चों की इंक्विजिटिवनेस को हम बिल्ड करें। सीबीएसई पैटर्न के एमसीक्यू दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वर्कशीट दे दिया, उसमें ग्रीन और रेड फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर। और तो और 15 दिन के अंदर हम लोग आज का डाउट फीचर लेके आ रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन बच्चा हमसे भी पूछेगा तो हम उसको आंसर दे सकते हैं आज का डाउट में आकर के। बड़ा बिजनेस जूनियर का आपको बता चुका हूं मैं 2-3 बारी के इनॉग्रल ऑफर चल रहा है। ये 7,999 में दे रहे हैं। कुछ दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 1 हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिस भी आप देश में जहां भी हैं, हमारे किसी चैनल पार्टनर से, आईबीसी से या हेड ऑफिस में बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके आप ले सकते हैं। अब बड़ा बिजनेस जूनियर, फिर से कह रहा हूँ वैसे आप कि ये कंटेंट है दमदार, ध्यान से बैठो, बस थोड़ा समय और करना है पार। हम अब तक 19 स्ट्रैटेजीज कवर कर चुके हैं, 2 बची हैं, 20वीं और 21वीं। 20वीं है चैनलाइज द डोपामिन रश। डोपामिन रश क्या होता है? ये डोपामिन रश होता है कि हैप्पीनेस का हार्मोन होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो हैप्पीनेस के टाइम पे सेक्रेट होता है। जब आदमी खुश होता है तो वो हार्मोन आता है, डोपामिन आता है। वो तो डोपामिन रिलीज होता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब मोटिव प्लस एक्शन इज मोटिवेशन। मोटिव कि मुझे ये इसलिए करना और एक्शन करना शुरू कर दो इज मोटिवेशन। तो डोपामिन डिसाइड करता है कि बच्चा ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बच्चा इस समय तैयारी एग्जाम की करेगा कि नहीं करेगा। बच्चा वही काम करता है जो करने में से खुशी मिलती है। सिंपल मुद्दा है, बस खत्म। बच्चा वही करेगा जो करने में खुशी मिलती है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उसको खुशी मिलने वाले अच्छे काम करा दो? उसको जिस काम में खुशी नहीं मिलती, चाहे कितना भी जरूरी हो, वो नहीं करेंगे। वाइस वर्सा, जिस काम में खुशी मिलती हो चाहे वो कितना ही खराब हो, हम फिर भी करेंगे। शराबी है, कितना ही खराब क्यों ना हो शराब पीना, वो फिर भी शराब पिएगा क्योंकि उसको खुशी मिलती है, डोपामिन। शराबी को पता है शराब सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खुशी मिलती है इसलिए वो पिएगा। बच्चे के साथ भी ऐसा ही, जिस टास्क को करने में उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती हो। देखो, जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना दूसरे बच्चों के साथ, तब बैठ के टीवी नहीं देखते क्योंकि उसमें उनको ज्यादा स्वाद आ रहा होता है। टीवी का स्वाद कम है, आपस में बच्चों को खेलने का स्वाद ज्यादा है ना। तो जो ऊंचा स्वाद है वो दे दो उसको, और ऊंचा स्वाद जो सही डायरेक्शन का हो। आप नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं से निकाल के ले ही आएगा। सुन लो सुन लो सुन लो, आप नहीं दोगे तो किसी ना किसी दोस्त के साथ कोई ना कोई स्वाद ढूंढ आएगा। वो गलत वेबसाइट्स पे चला जाएगा, वो गलत संगत में चला जाएगा। उसको स्वाद चाहिए, उसको डोपामिन चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए। ढूंढो कि क्या दे सकते हो आप उसको। वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो जो उसकी प्रगति भी कराती है और सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी देती हो। मोबाइल छीन लो उससे, मोबाइल छीन लो बस। हाँ, कितनी माओं को देखा है मैंने, हर समय बच्चों को दुश्मन बन जाती है। मोबाइल छीन लो उससे। मैं बोल रहा हूँ इसी मोबाइल में उसको पॉजिटिव डोपामिन दे सकते हैं हम। जैसे मेरे एक दोस्त का बेटा था, उसको शिनचैन देखना था, हर समय शिनचैन। अब शिनचैन जो है ना, ये एक ऐसा कार्टून है जो कि गाली गलौच और माता पिता से बदतमीजी सिखा लेता था। बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, उस बच्चे का मन था यूकेलेले प्ले करने का। यूकेलेले होता है छोटा गिटार, बच्चों का गिटार। तो यूकेलेले का हमने कोच लगाया उसको, और जितने बजे शिनचैन आता था शाम को 6 से 8, हमने बोला कि भैया ये यूकेलेले सिखाने वाले मास्टर जी 6 से 8 ही आ सकते हैं, बता तुम्हें शिनचैन देखना है यूकेलेले सीखना है? बोला यूकेलेले सीखना है। शिनचैन छूट गया उसका, हायर टेस्ट दे दिया, डोपामिन, खत्म बात। एंगेज हिम इन सम एक्टिविटी। उससे छीनना नहीं है, उसको कुछ और पकड़ाना है। ये मेरा मेन मुद्दा है। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, गाने में हो, डांस में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, हाउस होल्ड कोर्स के अंदर हो, उसको कोई प्लांटिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग, माइंडफुल एक्ट कुछ तो कराओगे आप। छीनना नहीं है, देना है। यही कृष्ण ने सिखाया गीता के अंदर। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। व्हेन यू गिव अ हायर टेस्ट ही विल डिस्कार्ड द लोअर वन। एक आदमी को होंडा सिटी और मारुति ऑल्टो दोनों दे दो तो वो होंडा सिटी ले लेगा, ऑल्टो छोड़ देगा। समझ में आ रही मेरी बात? आप अगर उसको होंडा सिटी और मर्सिडीज दे दो तो मर्सिडीज ले लेगा, होंडा सिटी छोड़ देगा। हायर टेस्ट को आदमी पकड़ता है, लोअर को छोड़ देता है। वही मेन मुद्दा है। हायर टेस्ट उसको काम का ऐसा कैसे दें। हाँ, और गेमिंग का डिसऑर्डर हो जाता है, और इतने भयंकर डिसऑर्डर होते हैं गेमिंग के। WHO कहता है गेमिंग डिसऑर्डर में 2018 का उसका एक वर्जन है, मेडिकल रेफरेंस बुक ICD में आता है।
कि अगर बच्चा बिल्कुल गेम नहीं छोड़ पा रहा है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, उसको नींद के अंदर भी गेम याद आ रहा है और स्कूल के अंदर भी छोड़ के भाग जाता है और डिस्पाइट सारी प्रॉब्लम के वो गेम खेलता है और आपकी थप्पड़ खाने के बाद भी खेलता है, छुप के भी खेलता है, बाथरूम में जाके खेलता है, हर समय खेलता है। अब उसको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ने लग गई है क्योंकि आपने उसको रिप्लेस नहीं किया। छीनना नहीं है, रिप्लेस करना है, डोपामिन देना है उसको, वो चीज़ दो जिसमें उसको एक्साइटमेंट बिल्ड हो। हाँ, पैशन ओरिएंटेड कंटेंट, टीवी मोबाइल रिमोट छीनने की बात नहीं कर रहा हूं, पैशन ओरिएंटेड कंटेंट दे दो उसको जिसमें उसका पैशन, उसके स्किल को पहचानो। हमने ये जब हमने प्रॉब्लम देखी कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हमने 10,000 गेम्स डाली हैं बड़ा बिजनेस जूनियर में। देखा जब बच्चे नहीं खेलना चाह रहे, पढ़ना नहीं चाह रहे तो ब्रेन जिम डाल दिया, ब्रेन जिम हमने बीबी जूनियर में। जब बच्चों की 10,000 गेम्स डाल दी जो कि पढ़ाई की गेम्स हैं, तो माता पिता भी सबने बीबी जूनियर लेना शुरू कर दिया और बोला बच्चे इस पे गेम खेल लो, आप बीबी जूनियर पे खेल लो। इंटरनेट बंद कर दिया उनका, तो उसमें ऑफलाइन खेल लेता है वो। न्यू एज पेरेंटिंग टिक, अगर आप सारी टेक्निक सीख ली तो सारे दिमाग के जो है ना कपाट खुल जाएंगे। और ऐसे नहीं बोलता हूँ उसको, ऐसे बोलता हूँ दिमाग के खुल जाएंगे कपाट, बच्चों के बीच में हमेशा रहोगे सम्राट। दिमाग के खुल जाएंगे कपाट, बच्चों के बीच में आप रहोगे सम्राट। आखिरी स्ट्रैटेजी 21वीं, टीच देम बजटिंग। बच्चों को ना कहते हैं कि बचपन में जो आदत डल जाए ना वो जीवन भर रहती है, तो क्यों ना बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों को बचाने के गुण सिखाए जाएं, बजटिंग सिखा दें, मनी मैनेजमेंट सिखाएं। माता पिता का सबसे अहम रोल होता है इसमें। अगर बच्चों को शुरुआत से ही अपने पैसों की अहमियत के बारे में समझाया तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग सीख जाते हैं वो। वही अगर माता पिता बच्चों को मनी मैनेजमेंट के गुण नहीं सिखाए तो बाद में समस्याएं झेलनी पड़ती है। पर ज़्यादा परेशानी तब खड़ी होती है जब वो नौकरी की शुरुआत करता है और कर्ज के जाल से बचने के लिए मनी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, वो जो कुछ नहीं सीखा होता। इसलिए उसको शुरुआत से ही उसकी दिलचस्पी पैसों के जोड़ घटाव के अंदर बिल्ड करनी शुरू करिए ताकि वो पैसों का जमा घटा सीखे। उसको अपनी देखिए पारिवारिक स्थिति के अनुसार, उम्र के हिसाब से उसको पैसों की सीमा तय करके उसके साथ सिस्टम बनाइए। बच्चों को एक पिगी बैंक ला के दीजिए, उसको बताइए इसमें जो पैसे डालोगे वो उसी के होंगे। हर महीने उनको एक पॉकेट मनी दे और वो अमाउंट पिगी बैंक में डालें और धीरे धीरे बढ़ता देख करके बच्चा इससे खुश भी होगा और खेल खेल में बचत की गुण भी सीखेगा। उसको बता दो तुम्हें जो भी खरीदना है, तुम्हारे पास बजट है हर महीने का, इसी में से खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो अब अगर उसको पता है कि भाई मेरे पास मेरे बजट में इस समय 2,000 पड़े और मेरे को इस समय ये टॉय खरीदना है 4,000 का है, तो वो एक महीना वेट करना सीख जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपके सामने मॉल में जाकर के जमीन पर लेट नहीं जाएगा, मॉल में जाकर के हर एक चीज का प्राइस पड़ेगा, अपने उसको खुद देखेगा कि भाई मेरे पिग्गी बैंक में कितने पैसे हैं, 2,000 है, अगले महीने मुझे 2,000 और मिलने हैं, 4,000 होगा, अगले महीने के अंत में खरीद लूंगा और वो खुशी खुशी वापस लौट के आएगा। मैंने होते हुए करते हुए देखा है बच्चों के साथ में। ये बच्चों के लिए बजट सेट करें, उसको बताएं कि वो एक दिन में कितना खर्च कर सकते हैं, एक महीने में कितना खर्च कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज वो अपनी पॉकेट मनी से लेना सीखेगा, उसके लिए गोल सेट करिए। और अगर पैसे वो कम पड़ रहे हैं अपने आप जब वो रुकने लगेगा ना, तो अब आप इतना खुश होंगे मन से कि बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है। उसको सिखाइए इच्छा और जरूरत का डिफरेंस, इसको बोलते हैं नीड और वांट का डिफरेंस। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, मुझे फरारी चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत किस चीज की है। जब बच्चा ये ट्रेन हो जाता है ना इच्छा और जरूरत के डिफरेंस में, बहुत बड़ी बात है ये। बड़े बड़े माँ बाप नहीं हो पाते इच्छा और जरूरत के डिफरेंस पर ट्रेन, आप खुद भी होइए। उसके खर्च करने की आदत पे आप नजर रखिए। बच्चे से कहें कि वो तय करे कि वो किस चीज पर खर्च करेगा और इच्छा और जरूरत साथ साथ सिखाते जाइए उसको। और अच्छा अगर उसने पैसा बचा लिया तो उसको इंसेंटिव दीजिए, कुछ 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको। सही जगह समझदारी से खर्च करने पर उसको शाबाशी भी दीजिए, उसको समझ में आएगा। इसको लेना फैमिली टोकन सिस्टम रख सकते हो आप एक, कि उसको ऐसा नहीं है आपने बजट ही बनाया कि मैं 500 रुपये ऐसे ही दूंगा हर हफ्ते, नहीं। उसके लिए भी एक आपको गेम बताता हूँ, उसके लिए गेम खेलिए, ऐसी सफल गेम बता रहा हूँ, गेम चेंज हो जाएगा। बच्चे का व्यवहार पूरा बदल जाएगा रातों रात। रातों रात नहीं तो कम से कम आप ये पक्का कह सकता हूँ कि 2.5 महीने में उसका व्यवहार बदल जाएगा। 75 दिन के अंदर बहुत होते हैं, 75 साल की जिंदगी में 75 दिन में आप बच्चे को चेंज कर सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं ध्यान से सुनिए, आखिरी गेम बताने जा रहा हूँ आपको। एक टोकन का, किसी भी बाजार खिलौने के स्टोर से टोकन ले आइए। टोकन पर नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 10, तो 1 2 5 10 20 50 100 ऐसे लिख लीजिए। अब वो टोकन मतलब हो गया रुपया। अब अगर उसको बताइए कि गुड बिहेवियर पे तुमको टोकन लिखा हुआ है हमने, तुम सुबह टाइम से उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, दांत को अपना जो टाइम अलॉट किया उतना ही खेल रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो, होमवर्क टाइम से खत्म कर रहे हो, आप टाइम से सारे काम कर रहे हो, तो उस पे टोकन पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके साथ आप बिहेवियर की लिस्ट बना लो आप एक, कि अगर उसने टैंट्रम किया, चिल्लाया, स्क्रीमिंग, फाइटिंग, आर्ग्यूइंग, कुछ भी किया, कोई भी सामान इधर उधर उठा के बच्चे ने फेंका, सोफे के ऊपर कूदा फादी किया, खाना टाइम से नहीं खाया, इग्नोर किया, मिसबिहेव किया, बदतमीजी किया, या टीवी फालतू देखा, बाहर फालतू खेला, बाहर जाकर मोबाइल ज्यादा फालतू खेला, तो हर टोकन पे असाइन कर दो वैल्यू। और कैसे कराओ उसको कि भाई अगर तुम सुबह टाइम से उठोगे तो 2 रुपए का टोकन तुम्हारे डब्बे में गया,
ब्रश तो मैं टाइम से रात को सोने से पहले भी ब्रश किया, 2 रुपए का टोकन गया। पापा मम्मी की मदद करी, 5 रुपए का टोकन गया। होमवर्क टाइम से किया, 5 रुपए गया। थैंक यू बोला, 5 रुपए गया। आपने स्लीप ऑन टाइम किया, 2 रुपए गया। ईटिंग मील्स ऑन टाइम किया, 7 रुपए गया, 5 रुपए गया, डिपेंडिंग ऑन जो आप वो टोकन उसके डब्बे में डालते जाओ। ऐसे बजट मत बनाओ, उससे उसके बिहेवियर बदलेंगे। लेकिन अगर तुमने टैंट्रम किया, उसमें 2 रुपए निकल गया। तुमने अगर सामान फेंका, 5 रुपए निकल गया। तुम चिल्लाए, उसमें से 5 रुपए निकल गया। आर्ग्यू किया, 5 रुपए निकल गया। मिसबिहेव किया, 10 रुपए निकल गया। ओबे नहीं किया लोगों को, आपने किसी को गाली दिया, थूका, किसी पे हाथ उठाया, अपनी छोटी बहन को मारा, 10 रुपए निकल गया। उससे क्या होगा? वो अपने बजट को खुद ही बिल्ड करेगा, वो कमाएगा, अर्न करेगा, बिहेवियर में चेंज लेकर के आएगा। आपने अच्छे बिहेवियर को इंसेंटिवाइज कर दिया। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी को दोहराएगा बार बार। जिस व्यवहार पे छीनोगे पुरस्कार, उसको कभी भी नहीं दोहराएगा अगली बार। हाँ, एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस, उसको बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके पैसे को बिल्ड करना सीख जाएगा। अरे व्यवहार कंट्रोल करके पैसा कमा सकते हैं, और वही मैं सिखाता हूँ उसको। फिर बाद में आप जब ये कोर्स दिलाएंगे उनको बीबी जूनियर का, वहाँ पे हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस की वोकैबुलरी बचपन में सिखाना शुरू कर देंगे उसको बिजनेस आइडियाज बचपन में सिखाना शुरू कर देंगे, बजट करना सिखाएंगे उसको, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट, प्रॉफिट का डिफरेंस सिखा देंगे बच्चे को। गेम चेंज हो जाएगा। K-12 हमने जो बिल्ड किया है, ये बच्चों का एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया, एक लूप तैयार कर दिया, जहाँ से बच्चा क्यूरियस, आस्किंग क्वेश्चन, गेटिंग आंसर, गेम चेंजर। आपके लिए इस समय हमने लॉन्च प्राइस लिया है। मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो खत्म होने लगा है। मैंने 7 दिन के लिए आपको एक लॉन्च प्राइस दिया है इस समय 7,999। इसका बेनिफिट उठा लीजिए। थोड़ा सा प्राइस इसके बाद बढ़ जाएगा, फिर बाद में आपका पछताएंगे, बाद में उस प्राइस पे हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए फ़ोन करिए, पता लगाइए। और देखो, मेरी आखिरी बात सुनो, स्टॉप ट्राइंग टू परफेक्ट योर चाइल्ड, ट्राई टू परफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। बस ये है पेरेंटिंग। बच्चे को परफेक्ट मत करो, अपने रिश्ते को परफेक्ट करो उसके साथ में। बच्चे के साथ रिश्ता बन गया, सारी बात बन गई। हाँ, मैं ये 21 जो स्ट्रैटेजी दी है, इसके नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई, किसका फ़ायदा हुआ। और ये बता दीजिए आप कितने लोगों को वीडियो शेयर करने वाले हैं। फ्री में आपको ये कंटेंट दिया, बहुत पावरफुल 21 स्ट्रैटेजीज। कितने लोगों को आप ये वीडियो शेयर करने वाले, नीचे सारे कमेंट आकर के पढ़ूंगा मैं। शेयर करिए इस वीडियो को, सारे माता पिताओं तक पहुँचा दीजिए देश के, कि ये वीडियो से उनको फ़ायदा हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आकर के बताने के लिए कितने लोगों को शेयर किया और कौन कौन से आपको लर्निंग्स पसंद आई, किस स्ट्रैटेजीज में से। आप सबका हृदय की गहराई से, मुस्कुराहट के साथ, प्रेम पूर्वक, विनम्रता के साथ बहुत बहुत